वो लड़का ट्रक से कुचला गया था। उसी वक्त एक देवी प्रकट हुई और बोली कि उसे तलवारों और जादू की दुनिया में भेजा जाएगा। लेकिन जो उसने सोचा नहीं था वो ये था कि उसकी ताकत इतनी होगी कि वो सिर्फ एक पंच से बड़े बड़े राक्षसों को हरा देगा। सच में सिर्फ 5 साल की उम्र में ही वो किसी भी राक्षस को नीचे गिरा सकता था। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने से पहले कहानी में एक बेडरूम का फर्श दिखाया गया। एक लड़का बैठा था, उसके चारों तरफ बचपन से जुड़ी किताबों के ढेर थे। वो ध्यान से एक खुली हुई किताब को देख रहा था। उसके सामने कई कहानियां थीं। हर बार पढ़ते वक्त उसका नतीजा हमेशा एक ही होता। हीरो बहुत ही दुखी लगता था। उसे वो लोग पसंद थे जिनके अंदर छुपी ताकत होती, जो आम दिखते थे लेकिन सही वक्त पर सबके सामने आ जाते थे। बचपन से ही उसका सपना था कि वह भी ऐसे ही किसी रहस्यमयी ताकतवर किरदार जैसा बने। सालों में उसने ये हुनर हासिल कर लिया कि बिना किसी को पता चले दूसरों की मदद कर सके। एक बार एक बूढ़ी औरत भारी गाड़ी धकेलने में परेशान थी। अचानक उस भारीपन का बोझ गायब हो गया और गाड़ी आसानी से हिलने लगी। वो सोच रही थी कि कोशिश क्यों खत्म हो गई। एक दीवार के पीछे छुपा हुआ वह आदमी संतुष्टि से उस नज़ारे को देख रहा था। उसने सावधानी से पीछे हटना शुरू किया ताकि कोई उसे देख न ले। फिर उसने फैसला किया कि आज उसने काफी मदद कर दी। वह चला गया। अगले दिन किसकी मदद करनी है ये सोचते हुए, अपनी 10 साल पुरानी आदत को बनाए रखते हुए खुश था कि उसे देखा गया। तभी उसे एक 8 टन के ट्रक ने टक्कर मार दी। वह एक अनजानी जगह पर जागा। वह खड़ा हुआ, उलझन में था, समझने की कोशिश कर रहा था कि वह कहाँ है। ये पक्का जानता था कि उसकी कोई दुर्घटना हुई है। एक महिला की आवाज ने बताया कि यह तलवारों और जादू की दुनिया है। उसके सामने एक पंखों वाली औरत तैरती हुई आई और बोली कि वह उसका इंतजार कर रही थी। शुद्ध आत्मा, उसने खुद को हर्षा बताया, उस दुनिया की देवी, और कहा कि वह उसे फिर से जिंदा करेगी। उसने पूछा क्या उसे पहले से पता था कि वह कौन है। हर्षा ने हाँ में जवाब दिया और समझाया कि वह उन कम लोगों में से एक है जो बिना तारीफ के मदद करते हैं। कई देवताओं ने उसके कामों को देखकर हैरानी जताई थी। वह बस देवी की बातें सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि चाहे उसने कितना भी कोशिश की अनदेखा रहने की, वह देवताओं को धोखा नहीं दे पाया था। हर्षा ने कुछ देर चुपचाप उसे देखा, फिर वो मुड़ी और उसे मजेदार कहा, जैसे उसने उम्मीद भी की थी। उसने ऐलान किया कि वो उसे आशीर्वाद देगी कि वो जो चाहे बन सके। वो हीरो बन सकता था, राक्षस राजा, ड्रैगन या कोई ताकतवर शासक। फिर उसने पूछा कि वो क्या बनना चाहता है। उसने जवाब दिया कि वो HSC बनना चाहता है, जिससे देवी थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने जोर से कहा कि वो एक ऐसा किरदार बनना चाहता है जिसमें छुपी हुई ताकत हो। उसने समझाया कि उसे हमेशा लगता था कि उसके अंदर कुछ कमी है। कर्म उसे याद आया कि कैसे वह चुपके से लोगों को पंखा मारकर ठंडा करता था और कैसे बिना किसी को पता चले वह सड़कों की सफाई करता था। उसने कहा कि ये काम सच्चे HSC होने के लिए काफी छोटे थे। एक ऐसा किरदार जिसकी ताकत छुपी होती है, जो अनजाने में रहता है लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है और सबको हैरान कर देता है। देवी ने आखिरकार समझ लिया कि वह अपार शक्ति चाहता था, लेकिन वो शक्ति छुपी और अनदेखी रहे। अपनी तकदीर घोषित करते हुए हर्षिया ने कहा कि वह फिर से जन्म लेगा इस नए दुनिया में, एक आम इंसान। उसकी ताकत किसी भी हीरो, दानव राजा या ड्रैगन से भी ज्यादा होगी। लेकिन उसने चेतावनी दी कि जैसे ही उसकी ताकत सामने आएगी उसका दिल टूट जाएगा। वह ये सुनकर ठिठक गया और पूछा कि ऐसा क्यों होगा। उसकी बातों को अनसुना करते हुए देवी ने उसे उसकी तन्हा राह पर शांति की कामना की। 2 साल बीत गए और उसने तय किया कि देवी लोगों की बात सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अचानक उसके सामने भेड़ियों का एक झुंड आ गया, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि सब कुछ काबू में है। वह उस विशाल भेड़िए का सामना करता है और खुद को इलाके में सबसे ताकतवर बताता है। पलक झपकते ही सारे भेड़िए जमीन पर गिर जाते हैं। वो नतीजे को देखता है और इस ताकत को कितना जोश भरने वाला है। कहता है, झुंड का नेता उठता है और सोचता है कि क्या सच में सिर्फ 5 ही थे। फिर वो भेड़िया तेजी से भाग जाता है। वो भागते हुए देखता है, उसकी तेजी से प्रभावित होता है। देखते देखते उसे एहसास होता है कि अगर सिर्फ राक्षस उसकी ताकत को जाने तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी भेड़िया एक हमले से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। वह जानवर तक पहुंचता है और उससे रुकने को कहता है, फिर जल्दी से बाकी सभी को रोकने दौड़ पड़ता है। शिकार के बाद वह इधर उधर देखता है और पाता है कि आसपास कोई राक्षस या इंसान नहीं है। उड़ान, जो 9 साल का पुनर्जन्म है, गांव लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वह पास आता है उसे कोई उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। एक लड़की उसका सामना करती है और पूछती है कि बिना किसी को बताए कहाँ था। तो वह बताता है कि उसे पेट दर्द था। लड़की उसे डांटती है और कहती है कि उसे कुछ तो बताना चाहिए था।
और अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। वो कमज़ोर है, वो उसे पास के भेड़ियों के झुंड की याद दिलाती है और वो बस माफ़ी माँगता है। वो बाकी बच्चों की तरफ मुड़ती है और कहती है कि भेड़िए कम थे, इसलिए खेत का काम मुश्किल था। एक लड़का कहता है कि ये सब पुजारी की दुआओं की वजह से है, जिसने खेती आसान कर दी। फिर वो चाहता है कि और कोई भेड़ियों का झुंड न हो। एक आदमी उसे सिर से पकड़ता है, तिरस्कार से पेश आता है, उसे ज़मीन पर फेंक देता है और अनाथ बच्चों से चिल्लाता है कि अकेले मत भटकना। लड़की उसकी तरफ दौड़ती है और उसका नाम पुकारती है। एक आदमी उसे छोटा और कमज़ोर कहकर गाली देता है, जबकि उसने उसे घर भी लिया था। उसका दोस्त पास आकर पूछता है कि वो ठीक तो है ना। ज़मीन पर पड़ा यूरियन माफ़ी मांगता है, राहत की सांस लेता है कि उसे पकड़ाया नहीं। डायरेक्टर सबको कहता है कि झाड़ू पकड़ो और निकल जाओ। उसे ये सोचकर भी हैरानी नहीं होती कि उसने ही सारे राक्षस खत्म कर दिए हैं। वो धमकी देता है कि जो भी गाना याद नहीं करेगा, उसे भेड़ों के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे यूरियन सोचता है कि यही असली HSC है। बच्चे गा रहे होते हैं कि वो खुश हैं, भले ही अनाथ हैं। वे झाड़ू लगाते रहे और मुस्कुराते हुए, क्योंकि डायरेक्टर उनकी देखभाल करता है। झाड़ू लगाते हुए उड़ान और लड़कियां गाती हैं कि गांव वाले उन्हें खाना देते हैं। बड़े बच्चे को देखते हैं और उनकी मेहनत का बदला देने की इच्छा जताते हैं। वे डायरेक्टर की तारीफ करते हैं कि वह कितना दयालु है और बेसहारा अनाथ बच्चों को अपनाता है। एक औरत अपने पति से बच्चों के लिए चिकन लाने को कहती है, जिससे सब उत्साहित हो जाते हैं। बाद में मेज पर चिकन और ड्रिंक के साथ भरपेट खाना परोसा जाता है। डायरेक्टर मोए से 2 चिकन खाता है। टांगे एक और कोने में एक प्लेट में सिर्फ आलू रखे हैं। यूरियान अपने सामने रखे खाने को देखता है। बच्चे फर्श पर बैठे हैं और वह सोचता है कि बस आलू क्यों है। एक लड़की पूछती है कि वो चिकन क्यों नहीं मिला जो वो उस महिला ने दिया था। एक बड़ा लड़का उससे चुप रहने को कहता है, बोलता है कि बाहर भूखा मरने से ये तो बेहतर है। यूरियान गुस्से से डायरेक्टर की तरफ कड़क नजर डालता है। लाल बाल वाली लड़की सबका ध्यान खींचती है और दिन का स्पेशल घोषित करती है। बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, हैरान होकर देखते हैं कि उसने कुछ खास लाया है। अंडे उसने बताया कि उसने उन्हें चुपके से उस औरत से लिया था और सुझाव दिया कि वे जल्दी से खा लें या आलू के साथ मिला लें। इस समूह में उत्साह फैल गया और एक ने कहा कि वो अपना अंडा तुरंत खाएगा। यूरियन खाने को देखकर मुंह में पानी आ गया। ना लड़की ने उसे अपना अंडा दिया, जिससे वह हैरान रह गया। उसने जोर देकर कहा कि वो बहुत दुबला है और डायरेक्टर उसे ऐसे छोड़ देगा। फिर भी उसने मना कर दिया और कहा कि वह अपना अंडा खाए। लड़की पास आ गई और जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करने लगी। वो उसे मानने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि अंडा खराब हो जाएगा। तभी उसकी तेज भूख की आवाज माहौल तोड़ देती है और वह उसका हाथ पकड़ लेती है। हैरान होकर वो उसे घूरती है, समझ नहीं पा रही कि क्या कहे। वह बस हंसता है और जोर देकर कहता है कि वह खाए। ओरियन मुस्कुराता है, कहता है कि उसे भूख नहीं है, क्योंकि उसे याद आता है जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था। उसे याद आता है कि उसे एक नफरत भरे अनाथ के रूप में कैसे ट्रीट किया गया था। उसकी यादों में उसका शरीर जोर से जमीन पर गिराया जाता है। एक व्यापारी उसे जाने को कहता है कि वह ग्राहकों को डराता है। वह आदमी गंभीरता से धमकी देता है कि अगर वह फिर से दिखा तो फिर से। अनाथ जीवन बहुत मुश्किल था, कोई उसकी बात नहीं सुनता था और हर दिन दुश्मनी का हिस्सा था। लोगों ने उसे तिरस्कार किया, लेकिन उसे वो पल याद है जब वह ज़मीन पर पड़ा था। तभी एक लड़की ने उसे देखा और समझा कि वह भी अकेला है। उसने अपना नाम एला बताया और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसने समझाया कि भले ही डायरेक्टर सख्त था, लेकिन वहाँ कम से कम खाना और छत तो थी। उड़ान ध्यान से हर बात सुन रहा था। उसका पेट फिर से गरजने लगा। उसका हाथ पकड़कर एला उसे डायरेक्टर के पास ले गई और उसने उससे अंदर आने को कहा। आदमी ने शक की नज़र से उसे देखा। एला ने भरोसा दिलाया कि वह लड़का है, इसलिए वह बहुत मददगार होगा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि एला कितनी दयालु है। वर्तमान में लौटकर उसने अपना अंडा अपने दोस्त को दिया। उसने एक टुकड़ा उसके मुंह में रखा और सुझाव दिया कि वे जादू अकादमी चले। उसने कहा कि वहां वह पढ़ाई भी कर सकती है और जितना चाहे खा भी सकती है। बाकी बच्चे भी उत्साहित हो गए और चिल्लाए कि वे भी जाना चाहते हैं। एला ने सभी को गले लगाया और तय किया कि वे सब साथ चलेंगे। समूह खुशी खुशी जश्न मनाने लगा। सभी अपने सपनों में खो गए। वो जो स्वादिष्ट खाना मिलेगा, यूरियन कहता है कि मेहनत करने की बजाय सब पढ़ाई कर पाएंगे। वो सुझाव देता है कि जब तक निकले वहां जिंदादिली से टिके रहें। अचानक डायरेक्टर बच्चों को बाहर बुलाता है और कहता है कि उसके पास बड़ी खुशखबरी है। वो बताता है कि एला को गोद ले लिया गया है और सबको उसे बधाई देने को कहता है। यूरियन खड़ा रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता। एला माफी मांगती है कि वो अंत तक उनके साथ नहीं रह पाई। बच्चे कहते हैं कि वे खुश हैं, लेकिन साथ ही वो उससे जलते हुए फिर डायरेक्टर और अच्छी खबरें सुनाता है और यूरियन को बुलाता है। वो उसे बधाई देता है
कहता है कि वह भेड़िए के देवता के लिए बलिदान होगा। एला बीच में बोल पड़ती है, चिल्लाते हुए कि ये डील का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर उसे गोद लिया गया तो यूरियन की देखभाल करेगा। वह आदमी लड़के की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे पता है कि भेड़िए के झुंड गायब क्यों हैं? यूरियन कहता है कि उसे पता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि उसका सोचना गलत है। वह समझाता है कि भेड़िए इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें नियमित रूप से भेड़िए के भगवान को चढ़ावे। वह कहता है कि यूरान छोटा और कमजोर है, जो अच्छा कामगार नहीं बन सकता। फिर वह घोषणा करता है कि उसकी बलि से गांव बच जाएगा और सभी को उसकी तारीफ करनी चाहिए। एला चीखती है और डायरेक्टर का नाम लेती है। वह उसकी तरफ दौड़ती है और खुद को बलि के लिए पेश करती है। यूरिन को बचाने की गुहार लगाती है। एक मुक्का उसकी ओर बढ़ता है। आदमी आखिरी पल में वार रोक देता है और कहता है कि माल खराब नहीं हो सकता। उस दिन के बाद एला ने कभी वे शब्द दोहराए नहीं। डायरेक्टर घोषणा करता है कि सिर्फ ओरियन ही नहीं, बाकी सारे बच्चे भी बलिदान हो जाएंगे। इसके बाद उसने ओरियन को छोड़कर सबको झाड़ू पकड़कर चले जाने का आदेश दिया। अकेले लड़के ने सोचा, अब उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि चुपके से भेड़िए के देवता से निपट जाए और फिर छुप कर निकल पड़े। तभी अचानक एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वह दरवाजे पर खड़ी शख्स को पहचान गया। एला आई हुई थी और उसे बुला रही थी। ओरियन ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने बस उसके बालों में लगे फूलों के मुकुट के बारे में पूछा। वह जानना चाहती थी कि उसे उसका नया हेयर कट कैसा लगा, जो बिल्कुल उसके जैसा था। वो बीच में ही टोक देता है, कहता है कि उसके लिए कोई वक्त नहीं है और उन्हें जल्दी से कपड़े बदलने हैं। वो तैयार होती है कपड़े बदलने के लिए। कहती है कि क्योंकि वो दुबला है, उसके कपड़े उसे अच्छे लगेंगे। वो उलझन में पूछता है कि कपड़े बदलने की वजह क्या है और उसका मतलब क्या है। एला बिना हिचकिचाए बताती है कि वो उसकी जगह कुर्बान होगी। यूरियन पूछता है कि क्या वो सच में समझती है इसका मतलब क्या होता है। वो एक शांत मुस्कान के साथ कहती है कि हाँ, वो उसे समझ है, क्योंकि उसका छोटा भाई भी कुर्बान हो चुका है। वो उसे घूरते हुए देखता रहता है, दर्दनाक सच को समझने की कोशिश करते हुए। एला बताती है कि जब उसने उसे पहली बार देखा तो उसे लगा कि उसका भाई वापस जिंदा हो गया है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते थे। उसने हमेशा उसे खास ख्याल रखने की सोची थी। यूरी चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। फिर एला उससे विनती करती है कि वह जितना दूर हो सके वहां भाग जाए, क्योंकि वो अपने भाई को फिर से जाते हुए देख नहीं पाती। अकेले भागने का ख्याल उसे हिला देता है। वह कहता है कि वे साथ में भाग जाएं और पूछता है कि वह इतना क्यों जोर देती है कि सिर्फ वही बलिदान बने। एला वो जवाब देती है कि उन्हें आसानी से पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि बड़े लोग बहुत तेज होते हैं। वो कहती है कि उसके पास एक योजना है और बताती है कि डायरेक्टर उसके बाल देखते ही गुस्सा हो जाएगा। वो कहती है कि जब वो अपना काबू खो देता है तो समय का पता नहीं चलता, जिससे यूरियन को भागने का मौका मिल सकता है। वो उसके सिर पर पहने फूलों का ताज छूती है। फिर वो उसे अपने ऊपर पहनाती है और उससे कहती है कि वो उसकी जगह रहेगी। यूरियन समझ जाता है कि गोद लेने वाली जगह सुरक्षित नहीं है और वो उसे बचाना चाहती है। वो अपना मुट्ठी कस लेता है, ये बात समझते हुए कि उसकी जबरदस्त ताकत के बावजूद वह कुछ भी नहीं कर सकता। अचानक डायरेक्टर कमरे में चाकू लेकर आता है। वह एला को घूरता है और पूछता है कि उसके बालों का क्या हुआ। ब्लेड उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा होता है। दोनों उसे देखते हैं और एला समझाने की कोशिश करती है। वह आदमी उसका सिर पकड़ता है और उसे कीमती सामान कहता है। वह शिकायत करता है कि इस तरह उसकी कीमत कम हो जाएगी। यूरियन बेहोश होकर देखता रहता है। फिर वह उसका नाम चिल्लाता है और अपनी अंदर छिपी शक्ति को उजागर करता है। उसकी आंखों में तेज चमक होती है, जो उसकी ऊर्जा को दर्शाती है। अपने चारों ओर वह एक हाथ सीने पर रखता है। अपनी ताकत के निकलने पर अपने दिल की धड़कन महसूस करता है। उसे दिल की जोरदार धड़कन महसूस होती है। देवी द्वारा लगाए गए शाप को याद करते हुए उसकी बातें उसके मन में गूंजती हैं, चेतावनी देती हैं कि जैसे ही उसकी शक्ति सामने आएगी, उसका दिल टूट जाएगा। इसी बीच डायरेक्टर ने एला को कसकर पकड़ रखा था। उसकी नजरें उसके बालों में लगे फूलों की माला पर टिक गई थीं, मुंह पर एक तिरछी मुस्कान के साथ। वह पूछता है क्या वह अपने छोटे भाई जैसी ही मौत चाहती है। फिर बेरहमी से वह एक राज खोलने का फैसला करता है। वह कहता है कि वह है खुद भेड़िए का भगवान और वो मानता है कि वो ही था जिसने उसके छोटे भाई की मौत का कारण बना। ठंडे अंदाज में उसने बताया कि उसके बाद उसने इससे फायदा उठाया। आदमी कहता है कि अनाथों के लिए ये सम्मान की बात है कि वे गांव के लिए कुछ ना कुछ लाभ ला पाए, भले ही वो दुखद तरीके से हो। वो लड़के का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो आखिर तक इतना दयालु था, ये मानकर कि बलिदान बन जाना अच्छा होगा। वो हंसता है एला को अपनी बाहों में पकड़े हुए, जो बेहोश हो चुकी है, और संतुष्टि से कहता है कि अब वो हिल ही नहीं रही। उड़ान बस इस सीन को देखता रह जाता है। खामोशी छाई हुई थी। डायरेक्टर उसकी तरफ मुड़ा, चाकू लहराते हुए।
और बेखौफ होकर बताता है कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। वो उसे याद दिलाता है कि ये एला थी, जो हमेशा उसकी परवाह करती थी। वादा करता है कि जल्दी ही उसे उसके पास भेज देगा। उसी पल यूरियन को वो सब याद आता है जब वह उससे मिला था। वो बातें, हंसी मजाक, और कैसे वह हमेशा उसकी रक्षा करती थी। कैसे उसने उसके लिए खुद को बलिदान किया था। फिर वह खुद से पूछता है कि आखिर अभी तक वह क्यों हिचक रहा था। आदमी उसकी तरफ देखता है। अचानक बदलाव से उलझन में लड़का पीछे मुड़ जाता है, यादों में खोया हुआ। देवी माँ ने पूछा कि वह अब भी HSC क्यों बनना चाहता है। उन्होंने पूछा कि क्या हीरो या दानव राजा बनना आसान नहीं होगा, और क्या असल में वह सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। उड़ान ने जवाब दिया कि हीरो और दानव राजा अपनी ताकत इंसानों या दानवों की खातिर इस्तेमाल करते हैं। देवी माँ चुपचाप सुनती रहीं और उसने कहा कि उसे ये बात पसंद नहीं आई। अब वर्तमान में लड़के ने आखिरकार फैसला किया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने प्यार करने वालों की रक्षा के लिए करना चाहता है। एक ही झटके में उसने हमला किया। वार डायरेक्टर को सीधे लगा। ऊर्जा ने धड़कते हुए अंदर तक छेद कर दिया। इमारत के अंदर से होकर और आसमान की ओर बढ़ते हुए एला का शरीर उस टक्कर से फेंक दिया जाता है। यूरियन दौड़ता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वह हताश होकर उससे आवाज लगाता है। वह देर से आने के लिए माफी मांगता है। जबकि एला खांसती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वह स्थिति की गंभीरता को देखता है। वह एक बार फिर उसका नाम पुकारता है और वह हल्की आवाज में जवाब देती है। यूरियन फिर से एला का नाम लेता है। फिर वह अपनी हथेलियों में ऊर्जा केंद्रित करता है और एक हीलिंग शक्ति सक्रिय करता है। उसका घाव धीरे धीरे बंद होने लगता है। एक आराम की सांस उससे छूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि अभी देर नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ता है, सांप की याद उसके दिमाग में लौट आती है। उसकी नजरें बर्बाद हुए आकाश के किनारे पर खो जाती हैं। एक पक्की आवाज में वह कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। ताकत के विस्फोट के बाद उसे अजीब लगता है कि वह अभी भी जिंदा है। वह नीचे देखता है और डायरेक्टर को जमीन पर पड़ा देखता है, और अचानक उसे समझ आ जाता है क्यों। अगर वह अपने दुश्मनों को उनके अपनी ताकत का एहसास होने से पहले खत्म कर दे, तो शाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसी पल एक जबरदस्त हीरो जन्म लेता है, एक छुपी ताकत का मालिक। देवी हर्षिया की कृपा से यूरियन एक नए संसार में जाग उठता है। 4 साल बीत चुके हैं जब उसने उस डायरेक्टर से एला को बचाया था। जंगल के बीचों बीच उसके सामने एक विशाल दानव खड़ा है। वह उस जीव का सामना करता है, एकदम स्थिर और चौकस। दानव भी उसे निहार रहा है, उसकी हर हलचल को नापता हुआ। अचानक उसे याद आता है कि उसने आज सुबह दूध पीना भूल गया। वो जोर से शिकायत करता है कि पिछले 4 सालों में उसकी बढ़त लगभग रुकी हुई है। वो सोचता है कि औसत कद कितना होता है। 3 साल का बच्चा होगा। वो जीव दौड़ता है और उसे एक जबरदस्त वार मारने की कोशिश करता है। एक पल में दानव हार जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उड़ान मुड़ता है और पेड़ों के बीच बेहोश पड़े जीव को देखता है। वह हार मान चुके जीव को पत्तियों से ढकी जमीन पर आराम करते हुए देखता है। उसे सोच आता है कि क्या हिरन के सींग खाने से उसकी बढ़त होगी। एक बड़े भवन के सामने एक आवाज एला और यूरेन को बुलाती है। वो उन्हें बताती है कि वे दोनों अब मैजिक स्कूल की एंट्रेंस परीक्षा देने के लिए बड़े हो गए हैं। वो नन जिन्होंने उन्हें लिया था। अर्लिन दीदी पूछती हैं कि क्या उन्होंने टेस्ट की अच्छी तैयारी कर ली है। बाकी बच्चे उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और एला कहती है कि उसकी वजह से वे तैयार हैं। दीदी कहती हैं कि जरूर कोई वजह होगी कि भगवान ने डायरेक्टर को ले लिया और उन्हें बचा लिया। वह उन्हें दैवीय आशीर्वाद देती हैं और वे धन्यवाद देते हुए वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे पास हो जाएंगे। जादू की स्कूल उस पुराने अनाथालय में जन्मा एक सपना था, लेकिन ओरियन के लिए इसके पीछे एक और वजह भी थी जिसकी वह चाहत रखता था। पिछले 4 साल बहुत उबाऊ गुजरे थे। अब तो वो सिर्फ छुपकर ही दानवों का शिकार करता है। अब उसे लोगों के खुलेआम नफरत करने का इंतजार है। उसे यकीन है कि एक फैंटेसी दुनिया है जहां हीरो को सब कम आंका करते हैं। इसलिए वो सच में उस चीज के लिए उत्साहित है जो उसका इंतजार कर रही है। आखिरकार वे रॉयल स्कूल ऑफ मैजिक पहुंचते हैं, जो राज परिवार ने ऐसे टैलेंट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया है जो लोगों को दानवों से बचा सकें। परीक्षा वाले दिन एक शाही जमींदार क्रिस विरोधी मुख्य गेट की तरफ नजरें गड़ाए खड़ा है। वो आसपास देखता है और बाकी उम्मीदवारों का अंदाजा लगाता है। वो देखता है कि उनमें से ज्यादा लोग नीले ब्रूट्स पहन रहे हैं, जो शक्ल से रुतबे की निशानी होती है, बिल्कुल उसकी अपनी तरह। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं जब वो एक खास उम्मीदवार को देखता है। उसकी नज़र उसकी कपड़ों पर लगे लाल ब्रूट पर पड़ती है और वो सोचता है कि क्या वो रॉयल परिवार की राजकुमारी हो सकती है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि ये परीक्षा हर किसी के लिए नहीं है। फिर उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि वो असल में क्या देख रहा है। क्रिस यूरियन और एला को आते हुए देखता है।
ध्यान देता है कि दोनों में से कोई भी ब्रूट नहीं पहन रहा। यूरियन बोलना शुरू करता है। उनके सामने अनफोल्डिंग हो रहे नज़ारे पर हंसते हुए क्रिस पास आता है और पूछता है कि इतनी साधारण प्राणी कैसे जादू की स्कूल में दाखिला पाने का सपना देख लेते हैं। बाकी शाही लोग भी मजाक में शामिल हो जाते हैं और उनमें से एक सवाल करता है कि क्या ये दोनों पढ़ना भी जानते हैं। एक और कहता है कि उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए और इस मौके के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। यूरियन की उत्सुकता बढ़ जाती है क्योंकि ये वही हालात हैं जिनका उसे इंतजार था। परेशान होकर एला गुस्से को दबाते हुए शाही लोगों को जवाब देती है। फिर वह जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन यूरेन की आवाज उसे वापस बुलाती है। एला रुक जाती है और उसे सलाह देती है कि जो भी वे कह रहे हैं उसकी परवाह मत करो। वह समझाती है कि वे लोगों से ज्यादा दर्जे को महत्व देते हैं, जबकि क्रिस संतुष्ट मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। यूरेन जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचता है और उसे रुकने को कहता है। उसी वक्त एक आवाज स्कूल के 29वें प्रवेश परीक्षा के शुरू होने की घोषणा करती है। हेडमास्टर मेजस बताते हैं कि छात्रों का फर्ज है लोगों की तलवार और जादू से रक्षा करना। वे बताते हैं कि परीक्षा में उनकी बुनियादी क्षमताओं की जांच होगी, ब्लेड और उनकी जादुई ताकतों के बारे में। बाकी छात्र एक आम आदमी की मौजूदगी पर फुसफुसा रहे थे। उसकी लड़ाई की क्षमता पर शक करते हुए एक आंखों पर पट्टी बांधे आदमी ने खुद को ज्ञान भी बताया, जो तलवारबाजी की परीक्षा के प्रशिक्षक थे। उन्होंने उम्मीदवारों से कहा कि वे अपने सामने रखी ट्रेनिंग तलवारें उठाएं। वह खुद एक कागज की एक शीट को काटकर यह अभ्यास दिखाते हैं। उम्मीदवार उनकी दूर से दिखाई देने वाली सटीकता और ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। ग्यवनी नामों की सूची चेक करता है और बुलाता है। महली उम्मीदवार टिया ने एक सफेद बालों वाली लड़की कॉल का जवाब देती है और आगे बढ़ती है। प्रशिक्षक उसे सही जगह पर खड़ा करता है और कहता है कि जब वह तैयार महसूस करे तो शुरू कर देना। टियन पूछती है कि क्या अगर वह एक ही बार में निशाना नहीं काट पाई तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जियाम भी जवाब देता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्हें उम्मीदवारों के प्रदर्शन की कोई उम्मीद नहीं है। वह कहता है कि चूंकि वे सिर्फ बच्चे हैं इसलिए उन्हें बस अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। टियन ने प्रशिक्षण डमी पर वार किया। प्रशिक्षक ने कहा कि वह सफल नहीं हो पाई। आधा काटकर वो अगला नाम पुकारता है। क्रिस आगे बढ़ता है और लक्ष्य को आधा काट देता है। इसके बाद राचेल भी ट्रेनिंग डमी को दो हिस्सों में बांट देती है। गौनी लिस्ट चेक करता है और एला का नाम पुकारता है। वो जवाब देती है और यूरियन के पास अपनी जगह लेती है। लड़का उसे हौसला देता है, कहता है कि बस आधा काटना है और वो ये आसानी से कर सकती है। एला छोटे से मुस्कुराहट के साथ उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए धन्यवाद करती है। वो लक्ष्य के सामने अपनी जगह लेती है और इंस्ट्रक्टर उसे शुरू करने का सिग्नल देता है। अमी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कह रही थी कि आम लोगों के साथ टेस्ट देना शर्म की बात है। एला ने गहरी सांस ली और सारी ताकत उस बार में लगा दी। उसे 4 साल पहले का वो पल याद आया जब वह यूरेन की रक्षा करने में नाकाम रही थी। उसकी नज़र सामने वाले लक्ष्य पर टिकी हुई थी। एक ही बार में उसने ट्रेनिंग डमी का पूरा ऊपरी हिस्सा काट दिया। इंस्ट्रक्टर गरुण भी ध्यान से एला के वार का नतीजा देख रहे थे। यूरियन उसकी परफॉर्मेंस को हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। उम्मीदवार उस वार के असर को देखकर हैरान रह गए। भीड़ हैरान थी, सोच रही थी कि एक आम इंसान कैसे सबसे पहले पूरे निशाने को काट पाया। एला ने पक्का कहा कि अब वो यूरिन की रक्षा करेगी क्योंकि वो अभी कमजोर है। गौनी कुछ सेकंड तक चुप रहा, जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा था। निशाने के बीच में एक जादू की छड़ी रखी गई थी। पूरी ताकत लगाकर भी कोई और उम्मीदवार उसे पार नहीं कर सकता था। निशाने को काटने के लिए हथियार को जादू से मजबूत करना पड़ता था। लड़की ने यह अनजाने में कर दिखाया, जो कि बहुत मुश्किल था। एक बड़े के लिए प्रशिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानता है और अगला नाम यूरियन पुकारता है। उसके सामने जमीन में एक प्रशिक्षण तलवार लगी है। यूरियन उसे उठाता है और परीक्षा शुरू करने की तैयारी करता है। जब वह तैयार होता है तो गाउन भी उसे शुरू करने की अनुमति देता है। जैसे ही वह तलवार घुमाता है वह मुश्किल से लक्ष्य की सतह पर एक हल्की खरोंची बना पाता है। प्रशिक्षक और उम्मीदवार चुपचाप परिणाम देखते हैं। जल्द ही शाही लोगों के बीच हंसी गूंजती है, कहते हुए कि एक कमजोर आम आदमी हमेशा आम आदमी ही रहता है। यूरियन बस मुस्कुराता है। पूरा यकीन है कि अगला टेस्ट शुरू होने वाला है। मैजिक एग्जाम के लिए कमरे के बीच में एक नया निशाना रखा गया है। इंस्ट्रक्टर जी बताती हैं कि वे एक जादुई उपकरण का इस्तेमाल करके उसे मारेंगे। एक नवाबियत वाला मानता है कि उसे जादू करना नहीं आता, तो वह उसे आराम से समझाती हैं। वह दिखाती हैं कि कैसे यह उपकरण बिना यूजर के कंट्रोल के भी पानी बना सकता है। फिर वह घोषणा करती हैं कि पहला उम्मीदवार क्रिस होगा। क्रिस अपनी छड़ी उठाता है और निशाने की ओर पानी की धार फेंकता है। हमला बिल्कुल बीच में लग जाता है और इंस्ट्रक्टर उसकी शानदार प्रदर्शन की तारीफ की जाती है। उसके दोस्त उसे जोश से बधाई देते हैं, जी उसे अपनी जगह वापस जाने को कहते हैं और अगला व्यक्ति यूरियन को बुलाते हैं।
वह तुरंत जवाब देता है, जबकि एला उसे भरोसे के साथ प्रोत्साहित करती है। पास आते हुए वह जादू की छड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। वह स्वाभाविक रूप से उसे थमा हुआ वस्तु लेता है। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, छड़ी उसकी उंगलियों के बीच टूट जाती है। क्रिस उसे डांटते हुए कहता है कि एक आम आदमी को कुलीन के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। उराने उसे चुपचाप घूरती है। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए एला अपना नाम चिल्लाता है और इंस्ट्रक्टर चेतावनी देता है कि उम्मीदवारों के बीच लड़ाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह उसे भरोसा दिलाता है, कहता है सब ठीक है। जैसे ही वह एक टुकड़ा उठाता है, वह आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उस टुकड़े को पकड़ता है। वह क्रिस का धन्यवाद करता है, कहता है अब सारी निगाहें उस पर हैं। वह टूटी छड़ी के साथ टेस्ट देने की तैयारी करता है। वह जानबूझकर फेल होने का प्लान बनाता है ताकि छुपी हुई ताकत वाले किरदार का परफेक्ट रोल निभा सके। टुकड़े की नोक पर थोड़ी सी ऊर्जा जमा होती है, लेकिन जैसे ही वह जादू करने की कोशिश करता है, जबरदस्त ताकत फट पड़ती है उसकी तरफ। उड़ान अपने ही हमले की इतनी जोरदार ताकत से हैरान रह गया। एला और इंस्ट्रक्टर जी उस सीन को देखते हैं और बाकी सभी कैंडिडेट भी रिजल्ट पर नजर गड़ाए हुए हैं। उड़ान जो अभी हुआ वो देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा। वो टूटी हुई छड़ी को देखता है और समझ जाता है कि उसकी बड़ी मुसीबत में है। कैंडिडेट्स हैरानी में पड़ गए। इस अनपेक्षित टेस्ट रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। इंस्ट्रक्टर जी और एला यूरी को घूर रहे हैं, ये जानने की कोशिश में कि आखिर क्या हुआ। क्रिस और उसके दोस्त जो देखा उससे विश्वास नहीं कर पा रहे, बुदबुदाते हैं। उड़ान सोचता है कि ये जादू उसका टूल उसके मना की ताकत के कारण टूट गया। वो चिल्लाता है कि ये टूल की ही गलती है, कहता है कि ज़रूर खराब था। क्रिस इसे मानने से इनकार करता है, जोर देकर कहता है कि कोई आम आदमी ऐसा कुछ नहीं तोड़ सकता। कुछ नवाब लोग कहते हैं कि वो आइटम पहले से ही खराब हो चुका था और बस उसके नंबर पर टूट गया। उरियन झुककर क्रिस का धन्यवाद करता है, इस बहाने से राहत महसूस करते हुए। फिर टूटे हुए छड़ी को देखकर शिकायत करता है कि ये उसकी ताकत के लिए बहुत कमज़ोर है। फिर वो अपने निशाने की तरफ मुड़ता है, अपना नाटक जारी रखने का फैसला करके, और खुद को खतरे में नहीं डालना है। हेडमास्टर मेजस ने अंतिम परीक्षा का ऐलान किया। 3-3 की टीम में जंगल में एक जादुई भालू का सामना करना होगा। उन्होंने समझाया कि जब तक आप राक्षसों का सामना नहीं कर सकते, तब तक बड़ी कौशल की कोई कीमत नहीं। एला उत्साहित होकर उरीन की तरफ मुड़ी और कहा कि ये अंतिम परीक्षा है। उसने याद दिलाया कि वे अपने सपने से बस एक कदम दूर हैं और पास होने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। उरीन जोश से सहमत हो गया। तभी एक आवाज़ आई और टीमों के असाइनमेंट बताए। वही आवाज़ ये भी बोली कि जिन उम्मीदवारों के मार्क्स एक जैसे हैं, उन्हें मिलकर अपनी टीम बनानी होगी। ग्रुप्स एला ने देखा कि उसके सीने पर वही निशान उभर रहा है। एक उम्मीदवार उसके पास आया और अपने कपड़ों पर लगे उसी भी आर की तरफ इशारा किया। वो और उसका साथी एला को बुलाते हैं कि वे उनके साथ आएं और जंगल की तरफ चलें। पास के कुलीन लोग गुस्से में हैं कि एक आम लड़की प्रिंसेस की टीम में शामिल हो गई। यूरियन मुस्कुराया। एला का ग्रुप बनते देख एला ने अलविदा कहा और वादा किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। उसने हाथ हिलाकर जवाब दिया और उसे शुभकामनाएं दी। फिर उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी बाकी उम्मीदवारों के साथ खड़ा है, लेकिन उसके ऊपर कोई निशान नहीं आया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी टीम नहीं बनी। तभी 2 क्लासमेट उसके पास आए। दोनों उसके साथ जुड़ गए और उसकी अधूरी टीम पूरी हो गई। उनमें से एक उत्साहित होकर आया और पूछा क्या वो ओरियन से बात कर रहा है। उसने खुद को रिशेल बताया और कहा कि उसने उसे टेस्ट के दौरान देखा था और उम्मीद जताई कि वे अच्छे दोस्त बनेंगे। उसके साथ खड़ी लड़की ने खुद को टियन बताया। ओरियन सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार उसे टीम मिल गई है, इस बात से उसे राहत मिली। वहीं 2 कुलीन वर्ग के लोग उस ग्रुप को बनते देख रहे थे और एक दूसरे को शरारती मुस्कान दे रहे थे। उन्होंने टिप्पणी की कि ये टीम एक आम आदमी और रिशेल की है। यह सबसे खराब कॉम्बिनेशन है। वे उस पर हंसते हैं कि यह उसकी चौथी बार है जब वह एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है। फिर वे टीम की तरफ मुड़ते हैं और उसे एक छोड़ी हुई रईस लड़की कहते हैं। वे उस बेमेल टीम पर हंसते हैं जो उन्होंने बनाई है। यूरियन उन्हें घूरता है, उनकी तानों का कारण समझ नहीं पाता। उसके साथियों में से एक बार-बार एग्जाम देने वाला है और एक छोड़ी हुई रईस लड़की। रईसों का समूह उनकी हालत पर हंसता रहता है। यूरियन बस मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वे बस एग्जाम पास नहीं कर सकते। दोनों उसे देखते रह जाते हैं हैरानी से। उसकी शांत भाव भंगिमा देखकर रिशेल मुस्कुरा पड़ा। वह पास आया और बोला कि यूरियन बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने सोचा था। उसका अंदाजा गलत नहीं था। वह उस जवान लड़के की उस हिम्मत की तारीफ करता है जो वह राज दरबार के सामने दिखाता है। ऐसी हिम्मत जो उसने कभी नहीं दिखाई। वह उसे चाहे जो भी हो टेस्ट पास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे यूरियन बोल ही नहीं पाता। लेकिन टीन सवाल करता है कि क्या वे सच में पास हो पाएंगे। यूरियन मानता है कि उसने जादू और तलवारबाजी की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसे अपनी दोनों परीक्षाओं में हुई बुरी नाकामी याद आती है। अचानक वह
किसी बात का एहसास होता है उसे। वो तलवारबाजी की परीक्षा में फेल हो गया और जादू की परीक्षा में भी वो सोचने लगता है कि 2 बार फेल होने के बाद भी वो अभी तक कैसे मुकाबले में है। उसे एला की हिम्मत बढ़ाने वाली बातें याद आती हैं। घबराहट होने लगती है कि शायद वो उसके साथ ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा। रिसेल उसे भरोसा दिलाता है। कहता है कि अभी भी मौका है। वो समझाता है कि क्योंकि उसने 4 बार कोशिश की है, इसलिए उसे पता है कि पहली 2 परीक्षाओं में फेल होना संभव है। वो बताता है कि मॉन्स्टर की परीक्षा के ज़्यादा अंक होते हैं और अगर वे सब मिलकर काम करेंगे तो सब पास हो सकते हैं। यूरी खुश होता है, राहत की सांस लेते हुए कि एला के साथ अभी भी पास होने की उम्मीद है। जंगल में हकीकत कहीं ज़्यादा कठिन साबित होती है। पूरी टीम एक राक्षस से भाग रही है। राचेल टिन से कुछ करने को कहती है क्योंकि वह एक कुलीन है। पीछा करते हुए पेड़ों के बीच से एक तेज रोशनी चमकती है। समूह रुक जाता है और रिशेल कहता है कि ये परीक्षा उसकी कल्पना से भी ज्यादा कठिन है। यूरी समझता है कि उसे अकादमी में दाखिला पाने के लिए उस जादुई भालू को रोकना होगा, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो सोचता है कि ये दोनों साथियों के साथ वो ये काम नहीं कर सकता। वो खुद से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे पूरा यकीन है कि अकेले वो 100 लोगों का सामना कर सकता है। रिशेल कहता है कि ऐसे तो सब फेल हो जाएँगे। टीम कहती है कि ये उसका आखिरी मौका है और वो बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकती। वो सुझाव देती है कि उन्हें सिर्फ मॉन्स्टर का मल पाने पर ध्यान देना चाहिए। रिशेल मान जाता है और समझाता है कि चूंकि वे सीधे लड़ाई के लिए कमज़ोर हैं, इसलिए उन्हें मल वापस लाने पर ही फोकस करना होगा। उसी समय उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। यूरियन पूछता है कि क्या ऐसा करना संभव है? संभव है, लेकिन रिसेल उसे यकीन दिलाता है कि उसे एक तरीका पता है। वह बताता है कि जादुई भालू हमेशा अपने मर्ज़ को खुला रखता है। वह कहता है कि अगर वे उसकी बात माने, तो बिना भालू से लड़े हुए मोलर को पकड़ सकते हैं। उसे लग रहा है कि वो भाग्यशाली है, क्योंकि भालू सारे शिकार के टेस्ट में सबसे आसान जानवर होते हैं। वह तिएन को कुछ देता है और कहता है कि उसे इसे अपने शरीर पर लगाना है। तिएन वह चीज़ पकड़ती है और पूछती है कि ये क्या है? रिसेल बताता है कि ये एक शिकार की खुशबू है और योजना है कि इस खुशबू से जानवर को गुस्सा दिलाया जाए और फिर उसे नुकसान पहुंचाया जाए। ये मर्ज है। टेन उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप रह जाती है। वो बहस करने की कोशिश करती है कि ये बहुत रिस्की लग रहा है। रसेल उसे भरोसा दिलाता है कि ये काम कर जाएगा और तभी वो उस चीज को तोड़ देता है। वो कहता है कि भालू जैसा राक्षस खाते खाते सब कुछ नजरअंदाज कर देता है, जिससे टियन मूर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कार्रवाई करने वाला होता है, लेकिन अचानक बीच में रोका जाता है। यूरियन जवान लड़के की बांह कसकर पकड़ लेता है। वो सवाल करता है कि क्या वो सच में टियन को इतनी बड़ी खतरे में भेज रहा है। रेसेल उससे मुंह मोड़कर कहता है, क्या यूरियन नहीं चाहता कि वो अपनी बहन के साथ अकादमी में? वह अपना हाथ खींच लेता है और कहता है कि कभी कभी बड़े खतरे उठाने पड़ते हैं। वह उससे चुनौती देता है कि कोई बेहतर तरीका बताओ जिससे वो राक्षस को रोका जा सके। वह चिल्लाता है कि वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि वे निम्न वर्ग से हैं। वह समझाता है कि आम लोगों की तरह वे नहीं पैदा हुए थे मना के साथ, इसलिए उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। वह कहता है कि अगर दोनों पास हो गए तो ये अच्छा सौदा है, भले ही इससे किसी अभिजात वर्ग के व्यक्ति को खतरा हो। वह कहता है कि चूंकि वह एक परित्यक्त अभिजात वर्ग की लड़की है, इसलिए हम उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चिंता मत करो। तब टियन को याद आता है कि किसी ने कहा था कि वह फिर से टेस्ट में फेल हो गई है। उस शख्स ने उसे उसके शानदार बड़े भाई रिकी से तुलना की और शक जताया कि वे एक ही परिवार से हैं भी या नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या टियन काउंट के परिवार की शर्म है। ओरेनियन बीच में बोल पड़ता है कि चाहे उसे छोड़ दिया गया हो या नजरअंदाज किया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि हर किसी के चमकने का वक्त आएगा। वह जोर से कहता है कि किसी की कद्र बेतुकी की तरह से नहीं करनी चाहिए। राचेल उसकी बात सुनकर चिढ़ जाती है। फिर वह शिकार की बात करता है। यूरेन और टियन की एसेंस पर वह चिल्लाता है कि यूरियन को उसके साथ मिलकर उस राक्षस का सामना करना चाहिए। भालू उन दोनों को एसेंस से ढका हुआ देखता है। वह प्राणी उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। टियन उस आने वाले राक्षस को घूरता है। यूरियन उस प्राणी की तरफ मुड़ती है और हल्की सी मुस्कान देती है। टियन चीखती है। उसकी नजरें कहीं और चली जाती हैं। यूरियन उस नज़ारे को देखती रहती है। टियन तय करता है कि उसे अकेले ही उस राक्षस को हराना होगा। प्राणी मुंह खोलते हुए उन पर टूट पड़ता है। वह लड़ाई के लिए तैयार होती है। वह अपने सामने खड़े राक्षस का सामना करती है। एक महिला की आवाज कहती है कि वो परिवार के लिए शर्म की बात है। लड़की अपने दांत पीस रही है। यूरियन ने एक ढाल बनाई ताकि उस जीव के हमले को रोका जा सके। वो चिल्लाती है कि वो भी एक कुलीन है। उसने उस दानव पर तलवार का जादू चलाया। वार सीधा दानव के सिर पर लगा। टाइंग ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दानव को कोई चोट नहीं लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने दानव को एक भी खरोंच नहीं लगाई। यूरियन ने कहा कि यह दानव बहुत मजबूत है।
तब टेनो उससे गुहार लगाता है कि उसे वहां से बाहर निकालो। यूरियन ने उसे हैरानी से देखा। उसने पूछा कि क्या हवा ठंडी हो रही है, और चेतावनी दी कि लैंडिंग मुश्किल हो सकती है। थोड़ा दर्द हुआ। उसने बताया कि उसे हवा में उछालना आता है, क्योंकि उसने अभी तक सुरक्षित तरीके से लैंड करना नहीं सीखा है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मरने से तो ये बेहतर है। फिर उसने उसे ऊपर की तरफ उछाल दिया। उसने कहा कि भले ही उसे छोड़ दिया गया हो या नजरअंदाज किया गया हो, उसका चमकने का वक्त जरूर आएगा। उड़ते हुए टियोन ने उसे हिम्मत देने के लिए धन्यवाद किया। अचानक एक दानव ने हमला किया, और टियोन उम्मीद करती है कि यूरियन काफी दूर निकल गया होगा। हमला तेज था। टियन को बहुत दूर फेंक दिया गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। यूरियन उसे अपने बाहों में पकड़ता है और कहता है कि उसका चमकने का वक्त पहले ही गुजर चुका है। वह दानव से बताता है कि चश्मा वाला लड़का इस गड़बड़ी से बचने के लिए भाग गया। वह कहता है कि उसकी वजह से वह इस बच्चे को बचाने में कामयाब रहा। फिर वह दानव की तरफ मुड़ता है और कहता है कि पहले वह इस जीव पर हमला करेगा, और साथ ही घोषणा करता है कि वह सामान इकट्ठा करने वाला है। उसकी चोट जादुई भालों पर सीधी लगती है। यूरियन सोचता है कि जब चश्मा वाला लड़का वापस आएगा और पूछेगा कि वह कहाँ गया था, तब उसके लिए कोई चाल चलनी चाहिए छुपा हुआ। रिशल ये सब देख रही है। माहौल एक फ्लैशबैक में एक छात्र दूसरे ग्रुप से पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। आम लोगों का समूह राजपूतों को घूरता है। क्रिस राजकुमारी और एला के साथ कहता है कि तलवारें और डंडे सिर्फ दैत्य से लड़ने के लिए ही उठाए जाने चाहिए। एक आम लड़का समूह की एक लड़की को बुलाता है और परीक्षा में पास कराने की मदद करने की पेशकश करता है। क्रिस पूछता है कि वे ये कैसे करेंगे, क्योंकि पास या फेल करने का अधिकार सिर्फ प्रधानाचार्य का होता है। वह युवक बताता है कि उनका प्लान राजपूतों को फेल कराना है, ताकि वे खुद पास हो सकें उनकी जगह। लेकिन उसे योजना को उजागर करने पर डांटा जाता है। क्रिस समझ जाता है कि निम्न वर्ग एकजुट हो गया है, और एक छात्र चिल्लाता है कि ये सब उस कुलीन की गलती है जिसने सबको एक साथ हारना चाहा। वह लड़की को फिर से आमंत्रित करता है और समूह को चुनौती देता है। पूछता है कि क्या वे सच में सोचते हैं कि वे उसकी टीम में उस लड़की के साथ उसे हरा सकते हैं। आम जनता के नेता जवाब देता है कि वे ही उसे हराने वाले नहीं हैं, जबकि उसका साथी चेतावनी देता है कि और कुछ मत बताना। चेतावनी को अनदेखा करते हुए वह चिल्लाता है कि राक्षस ऐसा करेंगे क्योंकि वे राक्षस का इस्तेमाल कुलीनों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। क्रिस कहता है कि उसे स्थिति समझ आ गई है। वह टिप्पणी करता है कि उसने नीचे के स्तर के प्रतिभागियों की बढ़त देखी है, और यही कारण होना चाहिए। राजकुमारी अंदाजा लगाती है कि उन्हें पता था कि राक्षस गंध से गुस्सा हो जाता है। एक राज परिवार की सदस्य होने के नाते वह इस स्थिति पर दुख व्यक्त करती है। वह कहती है कि भविष्य के नागरिक रक्षक होने के लिए राक्षसों का इस तरह इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वह रिकी को बुलाती है और उसे आदेश देती है, सबको जिंदा पकड़ो। वो कहती है कि शाही परिवार जांच करेगा कि किसने टेस्ट को मैनिपुलेट किया और राक्षसों के गुणों का फायदा उठाकर अपने साथियों को खतरे में डाला। रिकी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। वो हमला करने को तैयार होता है। वो आम छात्रों पर वार करता है। मार उन नौजवानों को लगता है। रिकी उन्हें घूरता है। एक छात्र बोलने की कोशिश करता है। फिर वो चिल्लाता है कि सब उस पर सब कुछ फेंक दो। तरल पदार्थ रिकी की तरफ फेंका जाता है। तरल हवा में रुक जाता है और उसके चारों ओर तैरने लगता है। एक आम लड़का पूछता है, क्या हो रहा है? उसे समझ आता है कि खून अपना निशाना छूने से पहले ही सूख जाता है। राजकुमारी अपना हाथ बढ़ाती है और सभी से हथियार डाल देने का आदेश देती है। वह घोषणा करती है कि उनकी योजना विफल हो गई है। एला इस दृश्य को देखती है और कहती है कि उसे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी का नेता नतीजे को घूरता है। वह चिल्लाता है कि यही उनका एकमात्र मौका है और दूसरा नहीं मिलेगा। उसका साथी उसे चेतावनी देता है कि अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद वह अपनी तलवार निकालता है और सभी को हार मानने से मना करता है। बाकी छात्र लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजकुमारी वो टकराता है और सोचता है कि ये कितनी दूर तक जाएंगे। जंगल से चार भालू जैसे राक्षस निकलते हैं। एला उन जीवों की तरफ मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि अब चार राक्षस हैं। वो सोचती है कि क्या उनके जैसे बच्चे इन दरिंदों ये खिलाफ टिक पाएंगे। ये एक आम आदमी चिल्लाता है कि उन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन रिक्की बस धीरे से हवा शब्द कहता है। वो जादू से छात्रों और राक्षसों के बीच एक अवरोध खड़ा करता है। लड़के ऊपर की ओर देखते हैं। एला उन्हें चेतावनी देती है कि अपनी योजना फेल होने की वजह से घायल न हो जाएं। रिक्की कहता है कि वे भी इस राज्य के नागरिकों आम लोगों का नेता पेड़ से बंधा हुआ दिखता है। रिक्की पास जाकर कहता है कि अब उसे याद आया कि उस लड़के की बहन भी उस ग्रुप में थी। बंधे हुए छात्र मुस्कुराता है और पूछता है, क्या इसी वजह से? फिर उसे एहसास होता है कि भाई और बहन दोनों वहीं थे। वह चिल्लाता है कि उनके छोटे भाई बहन अब यहाँ नहीं हैं।
और वे दोनों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। वह आगे कहता है कि भालू शायद पहले ही हमला कर चुके होंगे, शायद किस्मत से उनमें से कोई अभी भी लड़ रहा हो। राजकुमारी रिकी को तुरंत उनका पीछा करने का आदेश देता है क्योंकि अभी भी कोई सुराग मिल सकता है। एला उसे फॉलो करने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमारी उसे रोकती है और कहती है कि वहीं रुको। वह उससे पूछती है क्यों। एला चिल्लाती है कि उसका छोटा भाई भी बाहर है। राजकुमारी कहती है कि वह समझती है कि अपने परिवार के साथ ऐसा कुछ होने की बात सुनना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वह मानती है कि लड़की सिर्फ रास्ते में आएगी। पकड़ी गई छात्रा बताती है कि अगर सब कुछ जैसा उसने कहा वैसे हुआ है तो घटना का स्थल खून से सना होगा। बवाल मचा हुआ था। खून की खुशबू से खौफनाक राक्षस इकट्ठे होने लगे थे। इतने की पता लगाना मुश्किल था कि कितने आएंगे। राजकुमारी कहती है कि रिकी में इतनी ताकत है कि वो सबको हरा सकता है, लेकिन उसे बचाते हुए लड़ना उसके लिए भी आसान नहीं होगा। फिर वो एला से कहती है कि वह उस पर भरोसा करे और अपने पास वहीं रुके। एला अपनी तलवार कसकर पकड़ती है और धीरे से यूरेन का नाम लेती है। जंगल के किसी और कोने में रिकी तेजी से पेड़ों के बीच दौड़ता है। उसे टेन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। उसे कोई मौजूदगी महसूस होती है। पास आता है, वो पीछे कूदता है। एक हेलमेट पहने आदमी के हमले से बचते हुए अजनबी सोचता है कि वो चश्मे वाला बंदा क्यों नहीं है। रिकी हमलावर के काले ब्रा पर नजर डालता है और समझ जाता है कि कोई और भी वहां था। टीम जमीन पर एकदम शांत बैठी है। वो दुश्मन की तरफ मुड़ता है। वो पूछता है कि उसे हिम्मत कैसे हुई और उस पर हमला करने के लिए झपटा। रिकी सोचता है कि उसका हमला कैसे रोका गया। हेलमेट वाला आदमी कहता है कि अचानक हमला करना थोड़ा खतरनाक होता है। वो पूछता है कि क्या उसे लगा कि हमला करके वो बिना चोट के निकल जाएगा। छोटी बहन हेलमेट पहन वाला जवान लड़का पूछता है कि क्या उसे छोटी बहन बनना है। वह रिकी से कहता है कि शांत हो जाओ और सुनो। उसे ये गलतफहमी समझ आ गई है। रिकी बस धीरे से हवा कहता है। हेलमेट वाला लड़का देखता है कि जादू आकार ले रहा है। उसके ऊपर हवा का झोंका आता है। जवान लड़का कहता है कि ये खतरनाक था और लगभग उसका हेलमेट टूट जाता। वह देखता है कि रिकी टीएन के चारों ओर एक विंडशील्ड बना रहा है। रिकी मुड़कर उसे गरीब कहता है। हेलमेट पहन वाला जवान लड़का धन्यवाद कहता है और बताता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि रिकी उनमें से एक है। बाकी बचा हुआ हिस्सा रिकी ने 2 बार उसके हमले चकमा देने के लिए उसकी तारीफ की। फिर उसने खुद का परिचय दिया। उसने बताया कि उसका नाम रिकी है और वह विंड स्पिरिट की सेवा करने वाले विस्काउंट परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। क्यों? दूसरा युवक खुद को यूरी सुनोंग के नाम से बताता है। रिकी यूरी सुनोंग का नाम दोहराता है और क्योंकि उसने कहा कि वह कोई बचा हुआ हिस्सा नहीं है, तो रिकी एक सवाल पूछना चाहता है। वह पूछता है कि क्या यह युवक जानता है कि किसने उसकी बहन को उस हालत में छोड़ा। यूरी सुनोंग मुड़कर उसकी बहन के बारे में पूछता है। ओरियन की एक तस्वीर दिखाई देती है जो बेहोशी की हालत में है। तीन सामने आता है। पूरा सुनुंग अपने आप की तरफ इशारा करता है और मुझसे पूछता है। वो मानता है कि उसने उसे बेहोश किया था, लेकिन रिकी बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है कि इस बार वो पहले उस हेलमेट को तोड़ेगा। ओरेस कहता है कि गलतफहमियां दूर करना आसान नहीं होता। वो कहता है कि उसे जल्दी कुछ लेने जाना है। फिर वो तेजी से आगे बढ़ जाता है और कहता है कि अगली बार शांति से बात करेंगे। रिकी उसकी रफ्तार देखता है। वो अंदाजा लगाता है कि उसकी चाल से ये पता चलता है कि वो कम से कम मिड लेवल नाइट है। फिर भी रिकी उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। वो कहता है कि उसने पहले ही उसके हर चाल को पढ़ लिया है। वो अपनी हमला की तैयारी करता है। वो घोषित करता है कि उसकी तलवार तेज है। वो सोचता है कि उसने अपने विरोधी को मार दिया है। फिर उसे महसूस होता है कि हमला चूक गया। वो मुड़ता है और देखता है कि उसका विरोधी कहीं गायब हो गया है। वो इधर-उधर ढूंढता है, फिर ऊपर देखता है। यूरी गोंग पीछे से आकर उसे जमीन पर गिरा देता है। हेलमेट पहने युवक पूछता है क्या वो उसका प्रतिबिंब था। थोड़ी देर बाद घोषणा होती है कि 29वां प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई है। एक आदमी रिपोर्ट करता है कि एक दुखद घटना हुई है, लेकिन राजकुमारी दुश्मनों को पकड़ लिया गया है और शाही जांच टीम इस केस को संभाल रही है। एक मीटिंग रूम में मैजेस प्रशिक्षकों को उनकी मेहनत के लिए बधाई देता है, लेकिन उनमें से एक छात्रों की क्वालिटी को लेकर असहमत होता है। वह कहता है कि इस साल सब गड़बड़ था क्योंकि आम लोग और निचली जाति सब उखड़ खसाड़ हो गए थे। जीआई उसे डांटता है और कहता है कि रॉयल मैजिक अकादमी सामाजिक दर्जे को ध्यान में नहीं रखती, लेकिन वह चिल्लाकर कहता है कि ये झूठ है और अकादमी सिर्फ कुलीनों के फर्ज निभाने के लिए बनी है। एक और प्रशिक्षक उसे रोकता है। अकादमी की बात करते वक्त उसने अपने पिता का नाम लेने की कोशिश की, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। मैच ने उस आदमी को बाकी सब बताते हुए आदेश दिया। आदमी ने बताया कि 29 लोग पास हो गए हैं और टॉप 10 ये है। कैंडिडेट्स रिजल्ट लिस्ट के पास इकट्ठा हो गए अपनी रैंकिंग चेक करने। प्रिंसेस
सेरोती को पहला स्थान मिला। दूसरे नंबर पर रिकी ने योर सुनोंग के गैर मौजूद होने को अजीब समझा क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वो फेल हो सकता है। जेड ने तीसरे स्थान पर खुश होकर कहा कि उसकी माँ बहुत खुश होगी। बहन सिया चौथे और पांचवें नंबर पर मुंह व्यक्तिगत मूल्यांकन के मानदंडों के बारे में बात करते हैं। एलिस छठे स्थान पर खुश है और सोचती है कि यूरियन कहाँ है। सातवें नंबर पर क्रिस निचली लड़की पर धोखा देने का आरोप लगाता है ताकि वह उसे हरा सके। आठवें नंबर पर राइज को गुस्सा है कि उसने टेस्ट दिया भी और किसी को मारने की धमकी देता है। नौवें नंबर पर हिना राजकुमारी की मौजूदगी से उत्साहित है और उसकी दोस्त बनने का सपना देखती है। 10वें नंबर पर गोलियत लंबा बाल वाला लड़के से उसकी शख्सियत की वजह से दूर रहने का फैसला करता है। टियाना देखकर राहत महसूस करती है। वो 24वें नंबर पर पास हुई। उसे अपने भाई का दूसरा नंबर देखकर गर्व हुआ और फिर उसने यूरिन का नाम ढूंढा। यूरिन ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसे पसीना आने लगा। समझते हुए कि ये ठीक नहीं है, उसे पता चला कि वो फेल हो गया है। उसने खुद से पूछा कि क्या वो टेस्ट के दौरान ज्यादा आराम में था क्योंकि उसे यकीन था कि उसने आइटम पा लिया है। एला उसकी तरफ दौड़ी, कहती हुई कि उसने ट्रैप के बारे में सुना है, लेकिन खुशी है कि वो ठीक है। उसने कहा कि वो तुरंत उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन यूरियन ने उसे दिलासा दिया और उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगी। फिर उसने उसकी तारीफ की। छठवें नंबर पर और टॉप 10 में होने के फायदे बताते हुए एला उससे धन्यवाद करती है। कहती है कि ये तो बस किस्मत थी और उम्मीद करती है कि अगली बार भी उसे ऐसी ही किस्मत मिले। यूरिन कंफ्यूज हो जाती है और उसके शब्द दोहराती है अगले साल। वह बताती है कि वह दाखिला नहीं लेगी और सुझाव देती है कि वे दोनों साथ में अगली बार दाखिला लें। वो उसे याद दिलाता है कि उनका मकसद तो साथ में अकादमी जाना था। क्रिस हंसते हुए आता है और कहता है बहुत बढ़िया, वे साथ में फेल हो सकते हैं। वह लगातार हंसता रहता है। एला और यूरिन उसे घूरती हैं उस लड़के के साथ। स्ट्रॉबेरी ब्लोंड बालों वाला उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह फिर से ठहाका मारने लगा। यूरिन सोचने लगा कि क्या उसे उसे मुक्का मार देना चाहिए। मीटिंग रूम में जियाई ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाई कि वह इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर सकती। मैजिस ने कहा कि उसे लगता है नतीजे वैसे ही थे जैसी उम्मीद थी, लेकिन उसने साफ किया कि वह टॉप 10 की बात नहीं कर रही, बल्कि इस बात की है कि उम्मीदवार यूरिन पास नहीं हुआ। असिस्टेंट ने समझाया कि यूरिन एला का भाई है और उसने वही आइटम लाया था, लेकिन लगता है उसने खुद इसे हासिल नहीं किया। गरुण में फिर कहता है कि उसकी बहन के मुकाबले उसकी तलवारबाजी कमजोर है। जियाई जोर देकर कहता है कि उम्मीदवार यूरेन में जबरदस्त टैलेंट है। क्रिस यूरेन की नाकामी पर हंसता रहता है। वह चिल्लाते हुए नाचने लगता है कि यूरेन फेल हो गया, ताना मारते हुए और भी डांस मूव्स करता रहता है। यूरेन बस मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। अचानक एक सहायक हॉल में दौड़ता हुआ आता है और एक आपातकालीन घोषणा करता है। वह उन्हें बताता है कि बाकी 29 छात्रों के अलावा एक और उम्मीदवार को भी दाखिला दिया जाएगा। नाम है जादू के स्पेशलाइजेशन में चुना गया स्टूडेंट ओरियन है। बाकी उम्मीदवार इस आम आदमी के खास दाखिले पर हैरान रह गए। एला उसे बधाई देती है और कहती है कि वे साथ में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन ओरियन अभी भी पूरी स्थिति समझ नहीं पाता। मीटिंग रूम में जिया ने तर्क दिया कि वह रिजेक्शन को समझ नहीं पा रही क्योंकि ओरियन में जबरदस्त क्षमता है। उसने बताया कि न सिर्फ उसके पास इतना जादुई ताकत थी कि मापन यंत्र को नुकसान पहुंचा सके, बल्कि उसने अपनी ताकत को तुरंत कंट्रोल भी कर लिया ताकि कोई बड़ा नुकसान न हो। हादसे में उसने बहुत ही संभल कर कंट्रोल दिखाया। कि कहता है कि उसके जैसे किसी को जाने देना राज्य के लिए बड़ा नुकसान होगा। माजिस जवाब देती है कि अगर भालू राक्षस ने उसे बचाया न होता तो वो हार जाता क्योंकि उसे अनुभव की कमी है। लेकिन वो पलटकर कहती है कि स्कूल ही सही जगह है अनुभव पाने की और वो टॉप रैंकिंग वाले छात्रों से भी आगे निकल सकता है। माजिस सवाल करती है कि क्या एक आम आदमी सच में स्कूल में दाखिला पाने का हकदार है। गी जवाब देता है कि जो हकदार नहीं है वहाँ मौजूद है वह एक ऐसा शिक्षक जो खुलेआम एक छात्र के साथ भेदभाव करता है। माजिस फिर कहता है कि मैजिक स्कूल का मकसद होनहार योद्धाओं को ट्रेन करना है और यहाँ पद प्रतिष्ठा की कोई मतलब नहीं होती। वह बताता है कि वह प्रोफेसर जी पर भरोसा करता है, जो देश के कुछ बहादुर जादूगरों में से एक है। क्योंकि वह छात्र की इतनी तारीफ करती है तो उसकी प्रतिभा को बर्बाद करना मूर्खता होगी। अपने निदेशक के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वह यूरिन को मैजिक कोर्स में विशेष प्रवेश छात्र के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन वह एक शर्त लगाता है। अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। हॉल में वापस यूरान धीरे से नाम कहता है। यूरी सुनुंग। वो अपने सिर पर हाथ रखता है, उस शख्स की लंबाई का अंदाजा लगाते हुए जिसने उसकी मदद की थी। अचानक उसे पता चलता है कि वो कौन है। उसे याद आता है वो भयानक मॉन्स्टर टेस्ट जब मास्क पहने हुए शख्स ने टायन को उठाया था। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। इस खोज से दूर से टायन उनकी तरफ देख रहा होता है।
यूरान एक ट्रेनिंग डमी की तरफ मुड़ता है और लकड़ी की तलवार से उसे गिरा देता है। टैन दूर से उसे देख रहा होता है, ये सोचते हुए कि कोई इंसान बस इतना ही नहीं हो सकता। एला पूछती है कि वो क्या था, लेकिन यूरेन कहता है उसे नहीं पता। अगले दिन खबर फैल जाती है कि टॉप 10 स्टूडेंट्स और स्पेशल एडमिशन वाला छात्र एडवांस क्लास में है। क्लासरूम के बाहर एला कहती है कि वो नर्वस है और यूरेन उसे रिलैक्स रहने को कहता है। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा लेक्चर हॉल पहले से ही छात्रों से भरा हुआ है। पहले नंबर की छात्रा प्रिंसेस सेरुडी दूसरे नंबर के रिकी के बगल में बैठी है। इसी बीच सिया, जो चौथे नंबर वाले मुंह को कुछ दिखा रहे हैं, जो 5वें स्थान पर है। तीसरे नंबर की जेड हैरान सी दिख रही है और 9वें नंबर की हिना दूर से राजकुमारी की तारीफ कर रही है। छठे नंबर की एला पूछती है कि हमें कहाँ बैठना चाहिए। वहीं यूरिन को ऐसा लग रहा है जैसे वो फिर से प्राथमिक स्कूल में चला गया हो। वह सोचता है कि जादू की दुनिया में पढ़ाई कैसी होती होगी, शायद उसकी पिछली जिंदगी की तुलना में कम विकसित होगी। अचानक 8वें नंबर वाले रिसो उनके पीछे आकर उन्हें रास्ता हटाने का आदेश देता है। एला मान जाती है और किनारे हो जाती है, जबकि यूरी सोचता रहता है कि वो स्कूल का दबंग लड़का है। क्रिस खड़ा होता है और रीसो को बुलाता है, जो मुड़कर उसे देखता है। 7वें नंबर का छात्र पूछता है कि क्या वो अभी अभी आया है। रीसो बस इतना कहता है, तो क्या? क्रिस उसे डांटता है, पूछते हुए कि कैसे वो आम लड़के के बाद आ सकता है, जबकि उसे उदाहरण पेश करना चाहिए था। रीसो फिर से जोर से कहता है, तो क्या? क्रिस झुककर बताता है कि उसकी रैंक 7वीं है और रीसो की 8वीं। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि अब से देर मत करना। रीसो चुपचाप उसे घूरता रहता है। वह पूछता है कि क्या क्रिस ये इशारा कर रहा है कि वह रैंक में थोड़े से फर्क की वजह से वो मजबूत नहीं होता। वो पास आकर कहता है कि ऐसा टेस्ट उससे उसे जज करने के लिए काफी नहीं है और पूछता है कि क्या वो उसे चैलेंज कर रहा है। एला धीरे से कहती है कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन यूरियन उसे खाली सीटों पर बैठने के लिए बुलाता है। गोलियात लड़ाई पर कमेंट करता है और हीना बस उन्हें देख रही होती है। जेड फ्रंट रो से इस सीन को देख रही होती है। जैसे ही वह बैठती है, एला कहती है कि उसने कभी इतनी नरम कुर्सी पर नहीं बैठी और यूरियन सहमत होता है। जेड मुड़कर अपना परिचय देता है। एला भी अपना नाम बताती है, लेकिन वो जवाब देता है कि उसी क्लास में फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। वो यूरियन से कहता है कि एक आम आदमी के लिए एडवांस क्लास में आना कमाल की बात है और उसके साथ होना सम्मान की बात है। वो प्रस्ताव देता है कि वे अपनी रैंक भूलकर दोस्त बन जाएं और यूरियन मान जाता है। वो पूछता है क्या वो यूरान है, एला का छोटा भाई, और लड़का हाँ में जवाब देता है। साथ ही साफ करता है कि वे जैविक भाई बहन नहीं है। ये बात जेड को चौंका देती है। वो एला की बेहतरीन तलवारबाजी की तारीफ करता है, कहता है कि वो एक परफेक्ट रोल मॉडल है और इसके हकदार है। ये एडवांस क्लास में होने के लिए वो कहता है कि उसे देखने का इंतजार है कि यूरियन क्या कर सकता है और उम्मीद करता है कि यूरियन अपनी काबिलियत साबित करेगा। यूरियन उसे हल्की मुस्कान के साथ देखता है। तभी कमरे में बाकी छात्रों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। स्कूल की घंटी बजती है, जिससे गतिविधियां खत्म होने का पता चलता है। जब वे आंगन से गुजर रहे होते हैं, एला कहती है कि पहले दिन ज्यादा कुछ करने को नहीं था। वह बताती है कि असली क्लासेज कल से शुरू होंगी। वह यूरियन की तरफ मुड़कर कहती है कि वे आखिरकार जादू की स्कूल में आ पहुंचे हैं। वे कहते हैं कि जब तक उनके बाकी भाई बहन नहीं आ जाते, तब तक मजे करो, और वह मान जाता है। दूर से 2 सीनियर छात्र उन्हें देख रहे हैं, हैरान कि वे सच में आम लोग हैं। उनमें से एक कहता है कि स्कूल का स्तर इतना गिर गया है कि अब आम लोगों को भी एडवांस क्लास में आने दिया जाता है, जो उसके ज़माने में कभी सोचने लायक नहीं था। यूरेन देखता है कि वे दोनों दूसरे साल के विद्यार्थी हैं। वे पास आते हैं और सही तरीके से अभिवादन करने को कहते हैं। यूरियन और एला सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करते हैं। फिर ताकतवर वाला उन्हें अपनी यूनिफॉर्म उतारने का आदेश देता है। वो कहता है कि आम आदमी का कुलीनों जैसा यूनिफॉर्म पहनना सही नहीं है, जिससे एला इस मांग को लेकर उलझन में पड़ जाती है। ऊपरी आदमी यूरी को वेस्ट पकड़कर कहता है कि आजमाओ। वो गुस्से से लड़के को घूरता है, फिर जबरदस्ती यूरियन की वेस्ट उतारता है, लेकिन वो मुश्किल से ही उसे पकड़ पाता है, शिकायत करते हुए कि ये बहुत भारी है। यूरियन बस मुस्कुराता है और उसे सनबे कहता है। ऊपरी आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि लड़का पहले ही दूर निकल चुका है। अचानक जेड प्रकट होती है और कहती है कि स्कूल दर्जा दिखाने की जगह नहीं है। भेदभाव। जब एला ने यूरियन के सिर पर वेस्ट पहना तो उसने कहा कि ये स्थिति मजेदार है। जेड आगे बढ़ी और बोली कि सीनियर्स का ये व्यवहार स्कूल की इज्जत को ठेस पहुंचाता है। दूसरे सीनियर ने उसे डांटा कि वो बड़े लोगों से ऐसे बात मत करो। एला ने गुस्से में आकर उस ताकतवर सीनियर को मार दिया। वो चिल्लाया कि उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जेड ने उसका नाम पुकारा, फिर वो धीरे धीरे गिरने लगी। यूरियन हक्का बक्का उस नज़ारे को देख रहा था। हमलावर की तरफ घूरते हुए उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा
हैवान, जो यहाँ का हीरो है, चुपचाप इंतजार कर रहा है। मैजिस उसे धन्यवाद देता है कि उसने एडवांस क्लास संभाली, लेकिन वह कहती है कि उसने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था। अपनी सीधी बात कहती हुई वह बताती है कि उसे थोड़ा खुश होना चाहिए। मैजिस बताता है कि इस साल की क्लास स्कूल के इतिहास में सबसे खास होगी। हैवान जिज्ञासु होकर पूछती है कि उसका मतलब क्या है और क्या वह उन भाई बहनों की बात कर रहा है। मैजिस पुष्टि करते हुए याद करता है कि अभिजात वर्ग की विरोध के बावजूद वे उसे विशेष छात्र के रूप में एडवांस क्लास में दाखिला मिला। वह आगे बताता है कि वह उस बहन की एडमिशन को समझता है जिसने एक आम आदमी होते हुए भी अपने तलवार में सहज ही माँ का संचार कर दिया। हैवान मानता है कि येला वाकई कमाल की है और अगर वह शाही परिवार में जन्मी होती तो उसका स्थान पक्का होता। लेकिन वह यह भी बताती है कि उसके भाई के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेजस याद करता है कि जी ने उस लड़के की बड़ी प्रतिभा पर जोर दिया था, जो अपनी बहन की तरह कुछ साबित नहीं कर पाया था। हैवान निष्कर्ष निकालता है कि उसके बावजूद उसे मिला विशेष टाइटल इसलिए क्योंकि मेज ने जो महत्व बताया था। मेज पूछता है कि क्या उसे लगता है कि स्कूल का मौजूदा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। वह समझाता है कि यह जगह प्रतिभा को स्थिति की परवाह किए बिना निखारनी चाहिए, लेकिन यह अब कुलीनों के लिए एक सीढ़ी बन गया है जो राज्य को असफलता की ओर ले जाएगा। यवान जवाब देती है कि उसे केवल लड़ना सिखाया गया था, लेकिन वह पूरी तरह से उसके फैसले पर भरोसा करती है। मुड़कर मास फिर से उस बड़े महत्व की बात करता है जो उसने पहले बताई थी। खिड़की की ओर इशारा करते हुए वह कहता है कि भाई बहन वहां हैं। बाहर धमकाया जा रहा था और इसे रोका जाना चाहिए था। हैवान उससे शांत रहने को कहता है, सुझाव देता है कि अभी बस देखते हैं। पैनी नजर से वह कहती है कि उसे इसका मतलब समझना है। आंगन में एक सीनियर लड़का सम्मान की मांग करता है और एला को जोर का मुक्का मारता है। जेड लड़की का नाम चिल्लाता है। एला उस वार से जमीन पर गिर जाती है। यूरियन पूरी घटना को एकटक देख रहा होता है। जेड लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और यूरियन से कहता है कि एला को अस्पताल ले जाए। वह हमलावरों को पकड़ने की कसम खाता है। स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में एक सीनियर ने आपत्ति जताई और याद दिलाया कि वे दूसरे साल के हैं। हमला करने वाले ने अचानक अपने हाथ में एक बटन देखा। ये समझ नहीं पा रहा था कि यूरान कैसे बच निकला। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पकड़ भी ढीला नहीं किया था। फिर भी वह पहले ही एला को अपनी बाहों में थामे हुए था। दिल की धड़कन तेज होती हुई यूरियन ने वो पल दोहराया जब सीनियर ने उसकी बहन को मारा था। वह उस आदमी के घुंसे को भी याद करता है जो पूरी ताकत से उसे मारने वाला था। एला को अपनी बाहों में सुरक्षित पाकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीनियर का सामना करता है। जेड ने हमलावर को पकड़ लिया, लाई पकड़ते हुए, जो घबराकर छूटने की कोशिश करता है। किसी छोटे से इंसान की ताकत देखकर हमलावर चक्कर में पड़ जाता है और खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन जेड को भी उसे दबाए रखना मुश्किल हो रहा है। दांत पीसते हुए वो ऊपर वाला आदमी लड़ने की कोशिश करता है। वह नाइजल को जादू इस्तेमाल करने के लिए चिल्लाता है। नाइजल अपनी छड़ी निकालता है ताकि ऊपर वाले आदमी की इज्जत वापस ला सके, लेकिन जेड उसे रोकता है। स्कूल के अंदर जादू इस्तेमाल करने पर ओरियन से चेतावनी मिलती है। लड़के को पीछे हटने को कहा जाता है। जेड हैरान रह जाता है कि वह अभी भी वहीं है जब ओरियन एला को ठीक करने के लिए एक कौशल सक्रिय करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो पहले ही उसकी देखभाल कर चुका है और चेतावनी देता है कि बाकी सब वो संभाल लेगा। जेड जड़ होकर खड़ा है, हाथ में उसकी छड़ी है। खिड़की से जादूगर और हैवान सब चुपचाप सब देख रहे हैं। एला जागती है और यूरियन पूछता है कि क्या वो ठीक है और उसे जोर लगाने से मना करता है। उठते हुए वो बताता है कि वो उन्हें अपनी पहली तरीका दिखाएगा जिससे उसने अपनी ताकत छुपाई थी। अचानक यूरियन के मन में उलझन छा जाती है। वो जेड को देखता है और दोनों ऊपर वाले लड़के साथ में नाच रहे हैं। प्रिंसिपल से बात करते हुए यविन चुप्पी तोड़ती है। वो पता चलता है कि क्या उसने यूरान को खास स्टूडेंट बनाया था, जबकि उसकी क्षमताओं के बारे में पहले से ही जानता था। आंगन में एला यूरियन से पूछती है क्या हो रहा है। जेड आता है, जानना चाहता है कि एला पूरी तरह से ठीक कैसे हो गई। यूरियन उसे भरोसा दिलाता है कि उसने बस उसे ठीक किया है और जेड हैरानी में हीलिंग शब्द दोहराता है। इस दुनिया की आम समझ से एक छोटा सा दृश्य दिखता है। इसमें बताया गया है कि हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल चोटों को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया आमतौर पर 5 से 15 मिनट तक लेती है, जो उपयोगकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है। मेजबान आखिर में कहा कि पागलपन मत करो, जैसे तुरंत ठीक हो जाना। आखिरकार ओरियन समझ गया कि इस दुनिया में कोई तुरंत ठीक होने वाली चीज नहीं है। जेड ने कहा कि ये तो किसी खास एडमिशन वाले स्टूडेंट के लायक है और उसने को इम्प्रेस न कर पाने का अफसोस जताया। प्रिंसिपल के ऑफिस में वापस
हाइविन थक गई और बोली कि अब बस करो। वो ठीक हंगामे के बीच में आ गई और घोषणा की कि छात्रों के बीच लड़ाई कड़ाई से मना है। यूरी और मुड़े और समझे कि वे पकड़े गए हैं। गंभीर चेहरे के साथ हेवन दोनों की तरफ देखती है। वो कहती है कि इस साल बहुत दिलचस्प छात्राएं हैं। फिर सबको जाने को कहती है और वादा करती है कि वह कुछ नहीं देखेगी क्योंकि यह प्रवेश समारोह है। सीनियर माफी मांगता है, धन्यवाद देता है, लेकिन फिर भी नए छात्र से बदला लेने की ठान लेता है। बाद में हॉस्टल में यूरियन बहुत खुश होता है जब उसे पता चलता है कि उसे अपना कमरा और बिस्तर मिलेगा। वह एला से कहता है कि हॉस्टल कितना बढ़िया है और हंसने लगता है। उसकी हंसी लगातार चलती रहती है। एला उसका नाम लेकर पुकारती है, आवाज में। हैरान होकर एला मानती है कि उसे नहीं पता था कि वह इतना टैलेंटेड है कि एकदम से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उसे ये एहसास नहीं था कि ये कितना जबरदस्त कारनामा है। यूरीन भी मानता है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। एला कहती है कि उसकी टैलेंट के साथ ग्रेजुएशन के बाद उसे एक शानदार जगह पर भर्ती कर लिया जाएगा और उसे लगता है कि वे दोनों धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। उसका नाम लेकर वह उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। उसकी मजबूत नजरें उसकी नजरों से टकराती है। एला कहती है कि वह उससे हारने वाली नहीं है। आखिरकार वह उसके साथ रहेगी और वह भी एडवांस्ड का हिस्सा है। क्लास में उसने सुझाव दिया कि वे आखिर तक एक दूसरे का साथ दें और यूरियन हामी भरता है। अगले दिन एक टीचर क्लास में आती है और खुद को एडवांस क्लास की प्रभारी बताती है। हिवान कहती है कि उसे उम्मीद है कि सब अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। हिना और गोलियत हैरानी जताते हैं जब उन्हें पता चलता है कि रेसिडेंट हीरो एडवांस क्लास की टीचर है। धीरे से एला कहती है कि जो कल आई थी वही उनकी टीचर है। जबकि यूरेन पूछता है कि रेसिडेंट हीरो का मतलब क्या होता है। हिवान पूछती है कि क्या उन्हें क्लास पसंद आई। उन्नत क्लास के लिए जो प्राइवेट रूम है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी पढ़ाई अच्छी है। वो बताती है कि आम स्टूडेंट्स जिन्हें कोई खास मेरिट नहीं मिलती उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती। टीचर आगे बताती है कि खाना, यूनिफॉर्म और सुविधाएं भी इसी क्लास के फायदे हैं। अगर वे उन्नत क्लास में ग्रेजुएशन तक बने रहते हैं तो लोग उन्हें ईर्ष्या की नज़रों से देखेंगे। लेकिन वो ये भी चेतावनी देती है कि स्कूल सिस्टम में ग्रेड कम होने पर नीचे गिराया भी जा सकता है। हैवान साफ बताता है कि भले ही वे टेस्ट से अंदर आए हों, अगर उनके नंबर कम आए तो उन्हें कॉमन क्लास में भेज दिया जाएगा। उसने फिर बताया कि पिछले साल एडवांस क्लास से ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स की संख्या बिल्कुल शून्य थी। यूरियन मुस्कुराया और कहा कि उसे ये सब सुनकर सच में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाथ में चाक लेकर हाइवान ने क्लास शुरू होने की घोषणा की। बोर्ड को देखकर यूरियन हैरान रह गया। जो उसने लिखा था, थोड़ा नर्वस होकर मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि शायद उसने शुरुआत बहुत जरा ज्यादा ठीक कर दी। एडवांस क्लास में मूल्यांकन बिल्कुल सख्त होता है। इसका मतलब है कि हर साल स्टूडेंट्स की संख्या बदलती रहती है, अलग तरह से। साधारण स्टूडेंट्स की तुलना में इस क्लास के मेंबर्स को जबरदस्त सपोर्ट मिलता है जैसे ही ये ग्रेजुएट होते हैं। करियर में कामयाबी लगभग पक्की समझो, लेकिन अगर इनके ग्रेड्स गिर गए तो इन्हें तुरंत नियमित क्लास में डाल दिया जाता है और उनकी सारी इज्जत खत्म हो जाती है। पिछले साल एक भी स्टूडेंट ऑनर्स क्लास से पास नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि हमारे हीरो ओरियन ग्रेजुएट हो पाएगा या नहीं। ब्लैक बोर्ड की तरफ पढ़ते हुए इंस्ट्रक्टर जी बताते हैं कि ये उनकी पहली क्लास है। ओरियन की प्रतिक्रिया देखी जाती है। बोर्ड पर लिखा हुआ क्रिस भी बोर्ड को घूर रहा है, ये पक्का करने की कोशिश में कि क्या ये सचमुच गणित है। शिक्षक चुपचाप उसे देख रहा है। वह सवाल पूछने की अनुमति मांगता है और जीआई उसे मंजूरी देता है। ये नौजवान कुलीन जानना चाहता है कि जादू अकादमी में उन्हें गणित क्यों पढ़नी पड़ती है, जबकि वो तो जादू सीखना चाहता है। शिक्षक फिर सवाल उसी पर वापस फेंकता है, पूछते हुए कि वो जादू क्यों इस्तेमाल करना चाहता है। क्रिस के मुताबिक उसका मकसद एक शक्तिशाली जादूगर बनना और राज्य की मदद करना है। लेकिन गियर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मजबूत बनने के लिए मना चाहिए। उसके हिसाब से असली बात तो ये है कि दुनिया का ज्ञान होना जरूरी है। नाइजल कहता है कि ज्ञान से इंसान अपनी जन्मजात ताकत से भी आगे निकल सकता है। उरियन इस बात पर सवाल उठाता है समझाने के लिए। जीआई अपनी उंगली पर आग जला देती है और पूछती है कि इसे कैसे बड़ा किया जाए। क्रिस जवाब देता है कि बस और मना डालनी होती है आग को बड़ा करते हुए। जीआई कहती है कि उसका जवाब सही है। वह समझाती है कि आमतौर पर आग को ज्यादा मना डालकर ही मजबूत किया जाता है। इस पर क्रिस संतुष्ट होकर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जीआई पूछती है कि अगर ऐसा न हो तो क्या किया जाए। तुम और मना इंजेक्ट नहीं कर सकते। और वो लड़की की तरफ देखता है जिसकी बालें बांधी हुई हैं। एला सुझाव देती है कि दूसरे जादूगरों से सपोर्ट स्पेल्स इस्तेमाल करें, लेकिन जीआई उस आइडिया को मना कर देता है। आग झूमर की तरफ बढ़ती है और जीआई कहता है कि मना के बिना आग को बढ़ाने का एक बेहतर तरीका है। दूसरी हाथ से वो एक जादू करता है। वो बताता है कि हवा सबसे बढ़िया तरीका है। एक बड़ा आग का टॉर्नेडो बनता है जिससे सारे छात्र हैरान रह जाते हैं। एला कहती है कि जब आग हवा से मिलती है
तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यूरियन जोड़ता है कि ये दहन प्रतिक्रिया जीआई क्लास की तरफ मुड़कर कहती है कि ये ज्ञान है और इसलिए उन्हें सिर्फ अपनी मना बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह बताती हैं कि उन्हें ज्ञान के बारे में सीखना ज़रूरी है और एक आसान टेस्ट से शुरू करने का सुझाव देती हैं। पूरा कमरा चुप्पी से भर जाता है। सब अपनी कलम से टेस्ट लिखने में लग जाते हैं। इंस्ट्रक्टर टेस्ट रोकती हैं और जवाब जांचना शुरू करती हैं। वह बताती हैं कि 3 छात्रों ने सारे सवाल सही किए हैं। क्रिस की प्रतिक्रिया आती है कि उसने 2 सवालों में अनुमान लगाया था। पहला परफेक्ट स्कोर पाने वाला है। प्रिंसेस सेरुडी एला उसके रिजल्ट पर खुश होती है। फिर इंस्ट्रक्टर रीसो का नाम दूसरी बार बताता है, जिससे क्रिस हैरान हो जाता है। तियान उसकी माथे की पसीन देखता है और सीधे सवाल कर देता है। वह जानना चाहता है कि क्या क्रिस ने परफेक्ट स्कोर नहीं लिया। वह उसे उसकी रॉयल हैसियत और एंट्रेंस एग्जाम में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस याद दिलाती है। वह बताती है कि रैंकिंग हर महीने बदलती रहती है, लेकिन उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वह बस चाहती है कि कल से वो अच्छा करे। क्रिस उसकी बात सुनकर कुछ कह नहीं पाता। गी आखिरी स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर वाले नाम का सस्पेंस बढ़ाता है। नाम बताया जाता है। यूरिन, प्रिंसेस सेरुती, सिया और रिक्की हैरान हो जाते हैं और क्रिस दंग रह जाता है कि टॉप पर एक कॉमनर है। एला उसका नाम सुनकर उत्साहित हो जाती है। यूरियन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वो बताता है कि अपनी पिछली ज़िंदगी में वह दक्षिण कोरिया का एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, जो कॉम्पिटिटिव प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से जूझ रहा था। वो कहता है कि ऐसे सवाल वो बिना किसी मेहनत के अपने दिमाग में हल कर सकता है। सब उसे पूरा यकीन है कि वह इस अकादमी का सबसे अच्छा छात्र है। उसके बगल में बैठा गोलियत कहता है कि उसका रिजल्ट वाकई प्रभावशाली है। युवा कुलीन कहता है कि वह यूरियन से हारने वाला नहीं है। सरल परीक्षाएं खत्म करते हुए जी सबको एक तोहफा देने का वादा करती है। वह अपने हाथ में एक छोटा सा प्रतीक रखती है। फिर वह कई प्रतीक छात्रों की तरफ फेंकती है। उन्नत कक्षा के निशान हर एक के पास तैरते हुए पहुंचते हैं और शिक्षक उन्हें अपने वेस्ट पर लगाने को कहता है। इन्हीं के साथ अब उन्हें अकादमी के अंदर सब कुछ एक्सेस करने की अनुमति मिल जाती है, सिर्फ एडवांस क्लास के लिए खास तौर पर तैयार किए गए सबसे बेहतरीन खाने सहित। एला के पास जाकर यूरी इशारा करता है और कहता है कि ये मांस है। एक टुकड़ा चखते हुए एला कहती है कि ये मांस मुंह में जैसे घुल जाता है और बताती है कि सच में एडवांस क्लास सबसे बढ़िया है। वो यूरी से कहती है कि वह हमेशा ऑनर्स क्लास में रहना चाहती है। तो यूरी जवाब देता है कि अगर वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो रह सकते हैं। यूरी जोर देकर कहता है कि उन्हें अपनी ग्रेड्स बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जय पूछता है कि क्या उन्हें खाना पसंद आया और घोषणा करता है कि अब शुरू होता है मॉन्स्टर हंटिंग क्लास। वो बताती है कि सुबह वाले टेस्ट से ये क्लास अलग है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके ग्रेड्स पर पड़ेगा और सबसे बुरा ये हो सकता है कि उन्हें डिमोशन भी मिल जाए। यूरियन एला को क्लास के ग्रेड्स पर असर के बारे में चेतावनी देता है और एला पक्की बात करती है कि वो पहला नंबर लाएगी, लेकिन इंस्ट्रक्टर याद दिलाता है कि वो अभी फ्रेशमैन है और अकेले मॉन्स्टर हंटिंग के लिए बहुत छोटे हैं। जीआई बताती है कि उसने कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को साथ में हंटिंग क्लास के लिए बुलाया है। 2 सीनियर स्टूडेंट्स आते हैं और नाइजल कहता है कि उसने अपनी क्लास मिस कर दी। प्यारा नया छात्र यूरियन कहता है कि उनकी टीम वर्क को आंका जाएगा, इसलिए उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुनहरे बालों वाला सीनियर पासमैन आता है और जोर देता है कि टीम वर्क टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। वह धमकी देता है कि अगर उसने किसी तरह की नापसंदगी देखी तो उनके ग्रेड गिर जाएंगे। वह कहता है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीनियर पासमैन उनकी सोच पर निर्भर करते हुए फरिश्ता या शैतान बन सकते हैं। गोलियात एला और यूरियन की ओर मुड़ता है, माफ़ी मांगता है और सलाह देता है कि फ़िलहाल उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। वह कहता है कि भले ही यह अन्यायपूर्ण हो, उसे यहाँ बने रहना होगा। हर हाल में एडवांस क्लास में रहना है। गोलाइट ने मुट्ठी कस ली। पूरा पक्का। एला भी मानती है कि उन्हें भी यहीं रुकना चाहिए, लेकिन यूरिन हिचकिचा रहा है। वो सवाल उठाता है कि क्या सिर्फ आज्ञाकारी बनकर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऊपर के सीनियर लोग हंसते हुए दोनों का विश्लेषण करने लगते हैं। यूरिन फैसला करता है कि वो अपने ग्रेड को खतरे में नहीं डाल सकता। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उनके पास जाता है और आदर से उन्हें सीनियर्स कहकर बुलाता है, जिससे नाइजल और दूसरा लड़का हैरान रह जाते हैं। यूरिन प्रस्ताव रखता है कि वे एक दांव लगाएं। बड़े सीनियर गुस्से में पूछते हैं कि एक आम आदमी ऐसा प्रस्ताव कैसे रख सकता है और एक फ्रेशमैन क्या कर सकता है, लेकिन यूरिन उन्हें यकीन दिलाता है कि वे वहीं और अभी दिखा देंगे कि वे क्या कर सकते हैं। सुनहरे बालों वाला सीनियर बिना देर किए चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह हथियारों से भरे बैरल को फ्रेशमैन की तरफ फेंक देता है। नाइजल आदेश देता है कि वे तलवारें और डंडे उठा लें। सीनियर्स पहले से ही हथियारबंद हैं, तो वह एक नकली लड़ाई प्रस्तावित करता है, ये वादा करते हुए कि अगर वे जीत गए तो उन्हें मान्यता देगा। एक और सीनियर चेतावनी देता है कि चोट न लग जाए, क्योंकि उसकी तलवार असली है। वह आगे कहता है कि टीचर्स को पता नहीं चलेगा कि चोट मंसर की वजह से लगी या एक इंसान
और यूरियन लड़ाई की प्रकृति पर सवाल उठाता है। लड़का पूछता है कि क्या वे सच में असली तलवारों से लड़ना चाहते हैं। नाइजेल बस कहता है कि इतना डरो मत। तीनों फ्रेशमैन उन्हें इस मौके के लिए धन्यवाद कहते हैं और गोलियात खुशी मनाता है कि वह एडवांस क्लास में रह सकता है। एला यूरियन से पूछती है कि उसे कौन सी तलवार चुननी चाहिए, तो वह कहता है कि बस कोई भी उठा लो। जबकि सीनियर्स देख रहे हैं, तलवारबाज सीनियर नाइजेल से कहता है कि धीरे मत लड़ो, और वह सहमत हो जाता है। अचानक आगे बढ़ते हुए सीनियर एला पर हमला करता है, जिसे वह मजबूती से ब्लॉक कर लेती है। हैरान होकर वह वरिष्ठ पीछे हटते हैं, उसकी ब्लॉक की ताकत महसूस करते हैं। वह समझ जाता है कि आम आदमी ने अपनी तलवार में मना भरी है। एला एक पुरानी भिड़ंत को याद करती है और उस वक्त वह न तो खुद को बचा पाई थी और नौरियन को उसका संयम खोना उसे भारी पड़ा। लेकिन अब वह अपनी सतर्कता नहीं खोएगी। वरिष्ठ नाइजेल को बुलाता है और सुरक्षा का जादू मांगता है। नाइजेल अपने साथी के चारों ओर जादुई कवच बनाता है। गोलियत तेजी से आगे बढ़ता है। वह सीधे नाइजेल की तरफ भागता है, जो एक ताकतवर जादू तैयार कर रहा है। गोलियत के हाथ में जबरदस्त ऊर्जा प्रकट होती है। नाइजेल का छड़ी उसके हाथ से छिन जाती है। वह हैरान होकर सोचता है कि उसकी छड़ी कहाँ गई। गोलियत अब एक छायादार तलवार थामे हुए है। वह कहता है कि जादूगर को पहले हराना सबसे जरूरी नियम है। तलवारबाज सीनियर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। वह यूरियन की तरफ दौड़ता है और कहता है कि वे भी अपनी तरफ के जादूगर को हराएंगे। लेकिन एला पक्का करती है कि ऐसा नहीं होगा। वह आदमी लड़के की ओर बढ़ता रहता है। यूरियन एक जगह खड़ा रहता है, हमला आने का इंतजार करता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। सीनियर अपनी चाल रोक देता है। लड़के के आसपास कोई मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो देख रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। एलिस खतरे को भांप गया। ओरियन के पीछे एक राक्षस छाया से बाहर निकलता है। वो अपने पंजों से हमला करता है और एला लड़के का नाम चिल्लाती है। वो उसे धक्का देती है और अपनी जगह चोट सह लेती है। ओरियन देखता है कि उसके पीठ पर पंजों के निशान हैं। गोलीत एला का नाम जोर से पुकारता है। वो गुस्से में अपनी दैत्य तलवार बुलाता है। तलवार अपनी दूसरी शक्ल लेती है, हेलिक्स, और गोलीत हमले के लिए छलांग लगाई। हेलिक्स स्ट्राइक सीधे दानव के सिर पर लगा। दानव जोर से गिर पड़ा, मारा गया। सीनियर खुद को जमीन पर गिरा देता है। जब दानव का शरीर उसके पास गिरता है, उसे एहसास होता है कि दानव एक ही वार में हराया गया। लेकिन उसे याद आता है कि लड़की घायल थी। उड़ान एला से पूछता है, तुम ठीक तो हो? और वह जवाब देती है, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मेरे जख्म खुद ही भर रहे हैं। सीनियर इस तुरंत और पूरी तरह से ठीक होने को देखकर हैरान रह जाता है। तीनों फ्रेशमैन के बातचीत करते हुए देख वह सोचता है, क्या ये सच में एडवांस्ड है? क्लास में सीनियर को गुस्सा आने लगता है। फिर वो सबको बताता है कि फ्रेशमैन पास हो गए हैं और वो कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देगा। फिर भी वो यूरियन को मानने से इनकार कर देता है। नाइजेल कहता है कि गोलीत का कद काठी तो कमाल का है, लेकिन ये सब एक सिंपल प्रोटेक्शन स्पेल की वजह से है। दोनों सीनियर्स चिल्लाते हैं कि ज्यादा घमंड मत करो, खुद से तो तुम कुछ नहीं कर सकते। यूरियन मान लेता है कि उनकी बात में दम है। क्लास असल में एक केबिन में होनी थी, जंगल एक कमरे में बैठे। इंस्ट्रक्टर जी बताते हैं कि ये क्लास एक साथ होने वाली नहीं थी। एक इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि एक्टिविटी अचानक बदल गई थी, और उनका साथी समझाता है कि क्योंकि ये जी का पहला बार है, तो शायद उन्हें पता नहीं कि ऐसा कभी कभी होता रहता है। जिया पूछती है कि क्या उन्हें सच में क्लास के दौरान ऐसा करने की इजाजत है। इंस्ट्रक्टर उनसे कहते हैं कि दूसरे साल के शानदार स्टूडेंट्स पर भरोसा करो, क्योंकि यहाँ तक कि टीचर्स को भी ब्रेक की जरूरत होती है। एक साधारण थ्योरी क्लास अचानक मॉन्स्टर हंट में बदल गई। दोनों इंस्ट्रक्टर अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए स्थिति संभालने की कोशिश करते हैं। गी पूछती है कि क्या उसके स्टूडेंट्स को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दूसरे साल के सबसे अच्छे छात्र वही हैं। इंस्ट्रक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, और वह और उसका साथी इस स्थिति पर हंसते हैं। लेकिन उनके काम के पीछे की मंशा साफ नजर आ रही थी। वह सोचती है कि अपने पहले स्टूडेंट्स को उकसाने वाले उनके साथ क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आता कि उनकी हिम्मत की तारीफ करे या कुछ और करे। कमरे में एक बढ़ता हुआ तनाव महसूस होता है, जिससे दोनों इंस्ट्रक्टर तनाव में आ जाते हैं। जीआई आगे बढ़ती है। उसने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया और इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार वे एडवांस क्लास के छात्र हैं कहीं और। किसी ने जेड से पूछा कि क्या वह उस परिवार से है जो दैत्य तलवार चलाता है। सीनियर ने गोलियात से पूछा कि क्या उसने ध्यान रखा कि आम लोगों के भाई बहन वहां नहीं हो, और लड़के ने पुष्टि की कि उसने सिर्फ जेड को हिलाया है। जेड उन सीनियर्स का सामना करता है जिन्होंने उसे अचानक उस जगह बुलाया था। युवक ने उनके अच्छे काम की तारीफ की। दूसरी साल की एडवांस क्लास के टॉप रैंकिंग छात्र लेल ने जेड को कुछ सलाह देने की पेशकश की। दूसरी साल का ग्रुप इस नाम से जाना जाता है, डेवस्टेन में नंबर 1 वाले शख्स की वजह से सबका ध्यान रहता है। पिछले साल के एंट्रेंस सेरेमनी में
ले ने सबको अपना आदेश मानने को कहा था। कुछ कुलीन लोगों ने उसकी बात पर सवाल उठाया, लेकिन पिछली साल की एडवांस क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे। ये तब तक चला जब तक उसने बाकी 9 को एक जोरदार मुकाबले में हरा नहीं दिया, जो 3 हार गए। वो एडवांस क्लास में बने रहे, जबकि 6 जो टकराए, उन्हें क्लास से निकाल दिया गया। अभी दूसरी साल की एडवांस क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स बचे हैं और वहाँ कड़ाई से एक सख्त हायरार्की चलती है। उनमें से गोलीत हैरान था कि दूसरी साल की एडवांस क्लास के सारे लोग वहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। लेल ने जेड से कहा कि उसे उसके परिवार के बारे में पहले से ही सुन रखा था। उसने शैतानी तलवार की घटती हुई विरासत पर टिप्पणी की और कहा कि इतने छोटे हाथों में यह लड़का एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर चला है। उसने याद दिलाया कि अगर वह एडवांस क्लास से पास नहीं हुआ तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक याद में जेड के पिता पूछते हैं कि जादुई उपकरण क्या होता है। वो उन लोगों को देख कर होते हैं जो शैतानी तलवारें संभालने में असमर्थ हैं। मोनो तलवारों को आम चीज समझता था। वो अपने बेटे को बताता है कि जब से जादुई औजारों का इस्तेमाल पूरे राज्य में बढ़ा है, उनकी फैमिली, जो दानव तलवारों की रक्षक है, कमजोर पड़ने लगी है। मेज पर बैठा हुआ पिता अपनी सख्त आवाज में बेटे को बुलाता है। याद में वह आदमी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। वह कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर एडवांस क्लास से पास होना होगा ताकि साबित हो सके कि दानव तलवार की वंशावली अभी भी जिंदा है। वह चेतावनी देता है कि अगर वह फेल हुआ तो उसकी माँ, भाई बहन और खुद पूरी तरह मुसीबत में पड़ जाएंगे। विनाश अभी के वक्त में लोरेल कहता है कि वो जेड को एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होने देगा। लड़का उसे घूर कर देखता है। ये ऑफर समझने की कोशिश करता है। लाल बताता है कि इस क्लास को ऐसे लोग देख रहे हैं जिनकी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वो समझाता है कि उन्हें एक मिशन मिला है और अगर वो उसे पूरा कर लेते हैं तो एडवांस क्लास से ग्रेजुएशन पक्का है। जेड हैरान रह जाता है कि इन लोगों के लिए ग्रेजुएशन कोई बड़ी बात नहीं है। लाल इसे सही मानता है और उसे आदेश देता है साधारण भाई बहनों के पास जाकर जैसा कहा जाए वैसा करना। वो कहता है कि एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होने की तुलना में ये कहीं आसान है। वो बताता है कि वो मदद कर रहा है क्योंकि जेड के परिवार पर मुश्किलें आ गई हैं और ये उसका मौका है कि वो एक सच्चा बेटा साबित हो सके। ग्रुप के पास लौटकर एला पूछती है कि क्या वो ठीक है और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई। यूरियन कहता है कि उन्हें उसकी देर होने की वजह से चिंता हुई थी और एला पूछती है कि सीनियर छात्र कहाँ हैं। जेड डरता है कि वे टीचर्स को टीम वर्क फेल होने के बारे में बता देंगे और तभी ऊर्जा का स्राव होने लगता है। उसके हाथ में उरियन ने जेड की आंखों में बदलाव देखा जैसे ही वह लड़का उसके पीछे काला तलवार उठाता है। उसने एला को आवाज लगाई। तलवार से एक काली ऊर्जा निकलती है और दोनों भाई बहन को घेर लेती है। यूरियन कहता है कि ये मजाक बहुत ही क्रूर है। गोलियात देख रहा होता है और उन्हें जेड के साथ सावधान रहने की चेतावनी देता है। वह समझाता है कि तलवारों के बीच हाई वोल्टेज ऊर्जा बह रही है और अगर वे उस ऊर्जा से लग गए तो ठीक होना मुश्किल होगा। ओरियन पूछता है कि क्या उसने ये सब राक्षस की तलवार से किया और उसे कुशल कहता है। जेड माफी मांगता है और उनसे कहता है कि अभी ऐसे ही बने रहें। वह बताता है कि सीनियर ने कहा था कि सिर्फ वही पॉइंट्स पर कब्जा कर सकता है। वह कहता है कि उसे एडवांस क्लास में बने रहना है और आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वे छोड़ दें। लेकिन वह वादा करता है कि क्लास खत्म होने पर उन्हें आज़ाद कर देगा और जेड से माफी मांगता है। लेल जंगल में आता है। जेड के कामों को देखकर हैरान होता है। वह लड़के को जमीन पर बेहोश पाता है और कहता है कि उसने उसे आम लोगों के भाई बहनों को खत्म करने का आदेश दिया था। वह पूछता है कि क्या वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अपने सीनियर्स के आदेशों की अवहेलना मत करना। जेड अपना घायल चेहरा उठाता है। एक चट्टान पर बैठा ल्यूरेल उसे आदेश देता है कि वह भाइयों बहनों का पीछे करे और उसके आदेशों का पालन करे। जेड कहता है कि लगता है बड़े लोग आम लोगों को जादू सीखते हुए स्वीकार नहीं करते। लिल बताता है कि जो मिशन उन्हें मिला है वो है आम छात्रों को क्लास से निकालना। इसके लिए बाकी टीचर्स को एक ही जगह इकट्ठा किया गया है। वह कहता है कि ये मिशन पूरा करना ही होगा। वह उसे याद दिलाता है कि बड़े लोगों को निराश मत करना और ये कहता है यह उसका मौका है अपनी फैमिली को बचाने का और एक अच्छा बेटा बनने का। लोल जमीन पर घायल लड़के को घूरता है। वो कहता है कि उसे उसके किए हुए काम समझ नहीं आते और याद दिलाता है कि उसे एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होना है। वो पूछता है कि वो कुछ गरीब आम लोगों के लिए इतना क्यों करेगा, लेकिन जेड उसे सही करता है। वो बताता है कि ये एला और यूरेन है। सीनियर लड़का जवाब देता है कि इन्हें तो अभी 1-2 दिन हुए हैं एडमिशन को। इतना समय तो नहीं मिला कि रिश्ते बन जाएं। जेड जमीन पर मुंह बांधता है और कहता है कि वो ये सब इसलिए नहीं कर रहा। निकटता की बात करते हुए वह कहता है कि एला की तलवार चलाने की प्रतिभा उसी दर्जे की है और यद्यपि यूरियन कमजोर है और जादू में संघर्ष करता है, वह बुद्धिमान है और बड़ा होकर एक ऐसा शासक बनेगा जो राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएगा। उसकी उपचार क्षमता भी अद्भुत है।
और भविष्य में उसे पहचाना जाएगा और वह राज्य के कई बीमारों को ठीक करेगा। जेड कहता है कि दोनों का शानदार भविष्य है और वे ऐसी रोशनी लेकर आएंगे जो किसी भी कुलीन से ज्यादा चमकदार होगी, जो केवल पद के आधार पर न्याय करता है। लील दोहराता है, एक बेहतर भविष्य के शब्द सुनकर वह मान लेता है कि शायद वह सही है। वह जेड के पास जाता है और कहता है कि उसके परिवार के लिए अब सिर्फ निराशा ही बची है। एक उच्च पदस्थ कुलीन के आदेशों में हस्तक्षेप करना एक ऐसा अपराध होगा जो उसके परिवार के पतन को और तेज कर सकता है। वह अपने छोटे भाई बहनों का जिक्र करता है जो भोले भाले और मासूम हैं और दुनिया की कोई समझ नहीं रखते। एक याद में सैड और हेजल उसके पास दौड़ते हैं और उसे एडवांस क्लास में पास होने पर बधाई देते हैं। जेड उन्हें गले लगाता है और पुष्टि करता है कि ये खबर सच है। कमाल है, उसके भाई बहन पूछते हैं कि क्या अब उनके पापा फिर से मुस्कुरा पाएंगे और क्या उनका परिवार फिर से खुश रहेगा, जिससे जेड बोल नहीं पाता। वह उनके सवाल पर चुप रहता है। फिर जेड उन्हें फिर से गले लगाता है और उनसे उस पर भरोसा करने को कहता है। वह वादा करता है कि वह एडवांस क्लास से पास हो जाएगा क्योंकि वह अपने भाई बहनों और पापा के बारे में सोचता है। वर्तमान में वापस आकर लुरेल कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है और जेड की तरफ हाथ बढ़ाता है। वह उससे पूछता है कि परिवार को राज्य से ऊपर रखने में क्या गलत है, भविष्य और उसके मासूम भाई बहनों ने क्या बुरा किया जो उन्हें बर्बाद होना पड़ा। लाल कहता है कि चाहे वह कितना भी विरोध करे, आम भाई बहनों को आज ही हटा दिया जाएगा क्योंकि उन्हें बचाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। वह अपना हाथ बढ़ाता है और जेड से कहता है कि खुद को संभालो और मिशन पूरा करो, यह भरोसा दिलाते हुए कि वह उससे नफरत नहीं करता। वह प्रस्ताव देता है कि वे साथ मिलकर सफल नवाबों की जिंदगी बिताएं। जेड मना कर देता है और उसका हाथ धकेल देता है। वह कहता है कि दूर हटो, वह कभी ऐसा नहीं करेगा। वह घोषणा करता है कि वो अपने दोस्तों और परिवार दोनों की रक्षा करेगा। लेल चुपचाप देखता रहता है। वो चेतावनी देता है कि जेड को इसका पछतावा होगा और लड़का लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेल और दूसरे साल के एडवांस क्लास के छात्र यूरियन और एला का सामना करने आते हैं। जेड उनके सामने खड़ा होता है, उन्हें बचाने का पूरा इरादा लेकर वो लेल का सामना करने को तैयार होता है, जो मानता है कि उसका विरोधी उसकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। जेड आगे बढ़ता है, हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी हार से एला और यूरियन खतरे में पड़ जाएंगे। लेल एक छोटी छुरी निकालता है और कहता है कि वो उसे 10 बार घोंपेगा, उसके बाद ही उसे हराएगा। भाई बहन जेड ने इतना छोटा खंजर इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसका शरीर बीच में ही जम गया। मौका पाकर लुरेल ने उसे सटीक वार किया। जेड को चोट लगते ही उसका विरोधी बोला कि उसने लंबे तलवारें इस्तेमाल की हैं, लेकिन खंजर पसंद करता है। उसे अपने दुश्मनों को करीब से देखना अच्छा लगता है। जेड जमीन पर गिर पड़ा और लाल ने ठंडे दिल से कहा कि 9 वार बाकी हैं। उसके एक साथी ने मूवमेंट सीलिंग स्किल के एक्टिवेट होने पर जश्न मनाया, जबकि दूसरा मान रहा था कि ये अभी भी डरावना है। नाइजल बताता है कि उन्हें भी शुरुआत में दिक्कत हुई थी, लेकिन लुरेल सच में लड़ता नहीं, वो बस एक तरफा हमला कर देता है। लेल अपनी तलवार पर नजर डालता है और चेतावनी देता है कि वो 10 सेकंड में फिर से हमला करेगा। काउंटडाउन शुरू होता है, जबकि जेड अभी भी जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन वो उठ खड़ा होता है, अपनी दैवीय तलवार थामे हुए, खुद को संभालते हुए काउंटडाउन के साथ आगे बढ़ता है। तलवार के चौथे रूप का इस्तेमाल करते हुए वो एक ऊर्जा की चाबुक बनाता है और अपने दुश्मन पर हमला करता है। लाल आखिरी पल में अपना हाथ उठाकर वार को रोक लेता है और खुद को बचा लेता है, लेकिन फिर से जेड का शरीर जम सा गया। लाल उसके पीछे आकर उसकी पीठ पर जोरदार वार करता है। हमला इतना जबरदस्त था कि लाल कहता है कि जेड की प्रतिक्रिया दिलचस्प है। फिर वह उसे जमीन पर पटक देता है और एक और काउंटडाउन शुरू करता है। वह वहीं खड़ा रहता है, सेकंड्स के गुजरने को देखता है। आखिरी पल में जेड अपनी तलवार का तीसरा रूप एक्टिवेट करता है, जिससे कई भाले निकलकर उसके दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। भाले सीधे लोल पर लगते हैं। उसके साथी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि इस साल का प्रदर्शन वाकई कमाल का है। जेड के लिए इतने सारे भाले बनाना कमाल की बात है, वो भी जब उसकी स्थिति कमजोर हो। जेड एक हाथ से जमीन संभाले हुए है, सांसें लेते हुए, जबकि एक भाला लेल के हाथ में चुभ गया। मार खाने के बाद भी लुरेल पीछे से फिर से उस पर हमला करता है। फिर से काउंटडाउन शुरू होता है। लड़ाई यूरेन के छिपने की जगह के पास हो रही है, जहां वो चुपचाप देख रहा है। वो एला से कहता है कि जो उन्होंने स्कोर के बारे में सुना है वो सब झूठ हो सकता है। एला चिंतित है, उसे डर है कि सीनियर्स फिर से जेड को धमका रहे होंगे और सोचती है कि क्या वो बच पाएगा। यूरियन उसे शांत करने की कोशिश करता है। एला कहती है कि अगर केवल ये दोनों हैं तो वो ठीक रहेगा। फिर भी उसे बुरा एहसास हो रहा है। खुली जगह में जेड घुटनों के बल बैठा है, बिल्कुल थका हुआ। ऊपर वाले में से एक उसका सिर रौंदता है
लेकिन तुरंत डर के मारे पीछे हट जाता है। लेल उसे डांटता है और कहता है कि अगर हिचकिचाएगा तो चला जाए, हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीतने के लिए वह लड़का माफी मांगता है और जल्दी से दूर हो जाता है। लेल जेड की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी खड़ा है। वह ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे रोकने की सारी कोशिशें बेकार थीं और अब वह इन भाई बहनों को हरा देगा। वह कहता है उसके काम बेकार थे और उन्होंने सिर्फ उसके परिवार को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। करीब आते हुए लेल झुककर उसके फैसलों पर सवाल उठाता है, पूछता है कि वो इस हालत में क्यों है। वह जोर देकर जानना चाहता है कि उसका परिवार क्यों गिरना चाहिए और वह खुद क्यों नहीं खड़ा होता। वह कहता है कि वे साथ मिलकर आम लोगों को हरा सकते हैं और भरोसा दिलाता है कि वह अभी भी उन्हें बचा सकता है। फिर जय बताता है कि मूवमेंट लॉक 5 सेकंड तक रहता है और 10 सेकंड का कूल डाउन होता है। लेल उसे घूरता है, नाराज होकर पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। बिना रुके जवाब में वह फिर से उसे मारता है और पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जेड जमीन पर उठता है, जबकि दूसरा उसे गुस्से से देखता है। लेल उसकी हथेली से भाला का टुकड़ा छीन लेता है और पूछता है कि वह क्यों विरोध करता रहता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसे एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होना है और पूछता है कि क्या उसे अपने परिवार के बर्बादी की कोई परवाह नहीं। लेकिन जेड चुपचाप रहता है, अपने दुश्मन की बात सुनते हुए कि वह आम लोगों के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। एक हल्की मुस्कान के साथ वह पूछता है कि लेल क्यों सीधे हार नहीं मान लेता। वह वो सवाल दोहराता है, पूछता है कि वह आम लोगों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है। फिर जोर लगाकर खुद को उठाता है और पूछता है कि क्या लेल के कोई असली दोस्त हैं। वह कहता है कि वह खुद की नाकामी को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। लेल की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वह फिर से जेड पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। वार जोरदार होता है, लेकिन कुछ उसे बीच में ही रोक देता है। उसकी खंजर अचानक हुए हमले से उड़ जाती है। जेड घुटनों के बल बैठकर हैरानी से देखता है। वह यूरियन से पूछता है कि उसने स्कोर पर कब्जा करने का क्या मतलब लिया था। यूरियन उसकी पूरी तरह से चंगा कर देता है और चेतावनी देता है कि फिर से दिखावा मत करना। जेड उसका नाम लेकर हैरान रहता है। दूसरे छात्र इस अचानक ठीक होने को देखकर चौंक जाते हैं, जिससे अफवाहें सच साबित होती हैं। लाल चुप रहता है जब ओरियन बड़े छात्रों के पास जाता है। अपनी कड़क नजरों से वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे बिना नुकसान के नहीं बचेंगे, खासकर वो खतरनाक दिखने वाला। वह उन्हें तैयार होने का आदेश देता है। लाल एक डरावनी मुस्कान देता है। वह अपनी गिरी हुई छुरी उठाता है और उसे घमंडी बेवकूफ कहता है। वह चिल्लाते हुए हमला करता है कि वह उसे चूर चूर कर देगा। वो उसके बहुत करीब आने पर उसे रोकता है, लेकिन यूरियन बिना हिले डुले खड़ा रहता है, हमला होने का इंतजार करता है। वो दुश्मन की बढ़त का सामना एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ करता है, अपनी हथेली में ऊर्जा का एक गोला बनाता है। राक्षस की तलवार के दूसरे रूप का इस्तेमाल करते हुए वह लूरल पर सीधा वार करता है। लाल देखता है कि जेड पहले ही अपनी ऊर्जा वापस पा चुका है। तुरंत और पूरी तरह से ठीक होने को देखकर वह अभी अभी मिले वार पर प्रतिक्रिया करता है। जेड पास आता है और यूरियन से पूछता है कि वह क्यों आया। फिर कहता है यूरियन को पता होना चाहिए था कि ये कितना खतरनाक है। यह जगह थी। ओरियन बताता है कि जेड को गंभीर चोट आई थी। जेड उलझन में है क्योंकि उसे लगा था कि उसने उसे ठीक कर दिया है और पूछता है क्या उसने कुछ मिस कर दिया। ओरियन उसे भरोसा दिलाता है, कहता है उसकी हीलिंग पूरी तरह से सही थी और नुना भी ठीक है। वह समझाता है कि वह राजकुमारी की टीम की रक्षा कर रहा था और जेड पूछता है कि वह यहाँ क्यों है। जेड कहता है ये तो राहत की बात है। लुरेल बीच में टोकता है, पूछता है कि वे क्या फुसफुसा रहे हैं और शिकायत करता है कि उसे छोड़ दिया गया है। जेड लुरेल की अकेलेपन की बात सुनकर हैरान हो जाता है। ओरियन ने ये बात सुनकर हैरानी जताई। उसे लुरेल की मना में घातक इरादों की भरमार महसूस हुई। जेड ने ओरियन को चेतावनी दी कि जल्दी भागने की तैयारी कर ले। ओरियन बोला कि ये आदमी उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अभी अभी आया था कि लुरेल ने पूछा कि इसने कहा कि वो उन्हें भागने देगा। जेड ने देखा कि लुरेल फिर से वो ताकत इस्तेमाल कर रहा है जिससे उनकी हरकतें बन जाती हैं। उसे सोच में डाल दिया कि असल में कौन फंसा हुआ है। लाल ने एक छुरी लेकर तेजी से हमला किया और जेड ने पूछा कि वो किस पर निशाना साध रहा है। तभी उसने प्रतिक्रिया दी। अपने विरोधी की तेजी को देखकर वो राक्षस की तलवार बुलाता है, फिर 8वें फॉर्म का इस्तेमाल करके एक ढाल बनाता है और हमला रोक लेता है। जेड कहता है कि ये अंदाजा लगाना आसान था कि लेल अपनी चाल रोक देगा। लाल उसकी बेइज्जती करता है। कुरान पूछता है क्या इसे तलवार कहा भी जा सकता है और ये सिचुएशन उसके लिए सही लग रही है। जेड समझ जाता है कि लकवा इस वजह से हुआ था ताकि वो ओरियन की रक्षा करे। लेल सवाल करता है कि क्या उसने हमला पहले से भांप लिया था, क्योंकि उसने अपने शरीर के रुकने से पहले ही ढाल बना ली थी। फिर वो जेड को पकड़ता है और उसकी बेचैनी पर तंज कसता है और मुकाबला यूरियन अपने दुश्मन को गाली देता है।
कहता है कि वो बदसूरत है। वो चेतावनी देता है कि अगर लूरल फिर कभी दिखा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो मार दिया गया। लेल इस धमकी पर प्रतिक्रिया करता है और पूछता है इसका मतलब क्या है। उसे आश्चर्य होता है कि वो क्यों डर रहा है। यूरान अपनी हीलिंग क्षमता जेड पर लगाता है, जो पूछती है कि लेल ने हमला क्यों रोक दिया। जेड खड़ी होती है और कहती है कि ये मौका है दुश्मन को हराने का। लेल अपना धैर्य खो देता है और समूह पर चिल्लाता है। वो कहता है कि अब काफी हो गया है और उसके साथ ही उन्हें सबको हराने में 10 मिनट लेते हैं। तभी उसके पीछे 3 छात्र दिखते हैं। वे आदेश का जश्न मनाते हैं, कहते हैं कि वे इसका इंतजार कर रहे थे। जेड मानता है कि वह भूल गया था कि वे वहां थे। लाल ताना मारता है कि उसे यकीन नहीं है कि वे उससे बच पाएंगे। और तो और अब पूरी दूसरी साल की एडवांस क्लास भी सामने आ गई है। जेड इस नए खतरे पर प्रतिक्रिया करता है। वह खुद से पूछता है कि इस स्थिति में वह क्या कर सकता है। वह खुद से कहता है कि बेकार की सोच बंद कर, क्योंकि अगर वह डर कर छुपा रहा तो कुछ नहीं बदलेगा। वह खुद को केंद्रित करता है कि कैसे निकाल का रास्ता ढूंढना है। वह मुट्ठी बांधता है और खुद को संभाल कर सोचने की कोशिश करता है। वह कोई हल निकालने के लिए ठान चुका है। लेकिन यूरियन बीच में बोल पड़ता है कि उसने अब तक काफी किया है। फिर यूरियन जेड के कंधे को छूता है। जेड हैरानी से प्रतिक्रिया करता है। उड़ान उसे पकड़ लेता है जब वह बेहोश होने लगता है और पूछता है कि वह ठीक तो है ना। एक छात्र तंज करता है कि आखिरकार जेड बस डर के मारे बेहोश हो गया। यूरियन उससे कहता है कि बाकी सबको लेकर चले और सो जाए कहीं और। एक तलवार जमीन में गड़ी हुई है और कोई कहता है कि वे देर हो गई है। रिकी, जो एडवांस क्लास में दूसरे नंबर पर है, पूछता है कि क्या वे अपने टीममेट को लेने नहीं जा रहे हैं। पास में एला राजकुमारी से बतियाती है कि उसे भी यह स्थिति अजीब लग रही है। वह बताती है कि यूरियन ने वापस आते ही वादा किया था और सोचती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। राजकुमारी सेरुडी, जो पहले नंबर पर है, सहमत होती है और सुझाव देती है कि वे उसे ढूंढने जाएं। एक छात्र देखता है कि वे तुरंत नीचे गिर गए हैं। फिर लेल आदेश देता है कि उन्हें ढूंढो और मार डालो, क्योंकि कोई गवाह जीवित नहीं रहना चाहिए। वह शिकायत करता है कि वह लड़का किसी को लेकर भाग गया। पीछे हट लेल रुक जाता है क्योंकि उसे कोई आ रहा महसूस होता है। वह हेलमेट पहने शख्स से पूछता है, तुम कौन हो? एक छात्र कहता है, रास्ता हटाओ, हम अपने अफसरों के मिशन पर हैं। यूरी सुनोंग कहता है, काफी वक्त हो गया मेरी आखिरी वर्कआउट को। वह मौका लेकर स्ट्रेच करता है और उम्मीद करता है कि कोई जल्दी मर ना जाए। लेल आखिरी बार पूछता है, तुम कौन हो? हेलमेट वाला कहता है, मैं यूरी, जीनियस तलवारबाज हूँ। लेल आदेश देता है, जब मैं यहीं खड़ा हूँ, उन पर हमला करो। और 3 छात्र दौड़ पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए लेल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पहला था जिनगांग, ताकत का प्रतीक जो अपने नंगे हाथों से पत्थर तोड़ सकता था। दूसरा था एक अजीब लड़का जिसे मारने में आनंद आता था। और तीसरी थी केली, जो समूह में सबसे कमजोर थी, लेकिन किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए जानी जाती थी। लाल कहता है कि ये सभी बेहतरीन सहयोगी हैं और सामने खड़े अजनबी को धीरे धीरे हराने का वादा करता है। वह पूछता है कि क्या यही उनके विरोधी की पूरी ताकत है। अचानक उसके साथियों के शव जोर से पीछे की ओर फेंक दिया जाता है। लाल उलझन में मुड़कर देखता है। उसके 3 सहकर्मी अब पेड़ की टहनियों में उल्टे फंसे हुए हैं। लेल चुपचाप इस नजारे को देखता है। यूरी सुनुंग कहता है कि उसकी रोकथाम वाली ताकत उस पर काम नहीं करती और लेल से कहता है कि ये छोटी-छोटी चालें बंद कर दे। लेल तिरस्कार से छोटी-छोटी चालें दोहराता है। यूरी उसे डांटता है और कहता है कि जब कोई बोल रहा हो तो ध्यान से सुनो। लेल एक खंजर लेकर हमला करता है, लेकिन उसका हमला आसानी से रुक जाता है। यूरी कहता है कि ये काम नहीं करेगा। फिर वह पूछता है क्या लुरेल के बस वही एक काम आता है। लेल बस चुपचाप उसे घूरता है। परेशान होकर लाल एक के बाद एक वार करता है, लेकिन यूरी हर हमला रोक लेता है। फिर वो चिल्लाता है, पूछता है क्या दिक्कत है और कहता है कि सिर्फ ब्लॉक करके जीत नहीं सकते। यूरी डिफेंसिव स्टांस में ही बना रहता है। लाल का कटार उसके हाथ में टूट जाता है। लेल टूटे हुए कटार को देखता रहता है। तभी यूरी पूछता है क्या वो टॉप रैंक वाला दूसरे साल का छात्र है। फिर वो निराशा जताता है, कहता है कि उसे तो वर्कआउट भी नहीं मिलेगा। अगर यही सब कुछ है जो लेल कर सकता है। लेल उसकी तरफ घूरता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। वो बताता है कि उसने 4 साल से लंबा तलवार इस्तेमाल नहीं किया है। लाल हमला करने के लिए ताबड़तोड़ बढ़ता है और यूरी कहता है कि उसे इसका इंतजार है। वो तेजी से करीब आता है। यूरी पूछता है कि क्या वो फिर से वही कोशिश कर रहा है। फिर वो सवाल करता है कि यूरी क्यों सोचता है कि उसकी ताकत सिर्फ मूवमेंट को रोकने तक सीमित है। ये बताता है कि वो टॉप रैंकर क्यों है। लेल अपनी तलवार घुमाता है और यूरी के कंधे पर वार करता है। यूरी अपने कंधे पर बने निशान को देखता है। कारण यह है कि कोई भी उसकी रफ्तार के आगे टिक नहीं पाता। पिछले साल वही एडवांस क्लास एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान हमले का जिम्मेदार था।
लेकिन रॉयल मैजिक अकादमी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि वो राज्य की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। फिर लेल सवाल करता है कि उसे कैसे हिम्मत होती है कि वो अपनी रफ्तार से मुकाबला कर सके। वो कहता है कि रफ्तार ही ताकत है। यूरी कमेंट करता है कि उसकी बॉडी मजबूत है क्योंकि उसने उसकी बाईं बाजू को बेअसर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ एक निशान छोड़ पाया। और फिर वो खुद उस निशान की ओर इशारा करता है। इसके बाद वो कहता है कि वो निशान उसका नहीं है। मार्क लाल नीचे देखता है, उलझन में पड़ जाता है कि उसके अपने सीने पर एक बड़ा निशान है। फिर उसे हालात का एहसास होता है। लेल उस वार के असर पर प्रतिक्रिया करता है। यूरी को ये सब बोरिंग लगता है क्योंकि लुरेल घुटनों के बल गिर जाता है। फिर लेल कहता है कि राज्य का भविष्य उसकी काबिलियत पर निर्भर है। यूरी जवाब देता है कि ये बात सुनकर बड़ा मजा क्या लगता है। जब कोई इतना खतरनाक काम करने की कोशिश करता है, फिर वह चुप हो जाता है। एक याददाश्त दिखती है जिसमें लेल एक छोटे जेड को जंगल में घसीटता हुआ ले जा रहा है। फिर वह गिरे हुए लड़के के ऊपर खड़ा होता है, हाथ में एक छुरा लेकर। जेड जमीन पर गिरा हुआ और हारा हुआ दिखता है। वापस वर्तमान में यूरी उसे पुकारता है। वो उसके पास जाता है और चेतावनी देता है कि उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लाल फिर पूछता है कि वो कौन है। यूरी अपनी तलवार उठाता है और कहता है, अलविदा दूर कहीं। राजकुमारी सेरुडी एक अंधेरी ऊर्जा को देखकर हैरान होती है। वहीं रिक्की रिएक्ट करता है। फिर रिक्की नाम बताता है ओराउंगोंग। वो उसे एंट्रेंस एग्जाम केस का मुख्य दोषी पहचानता है और एक हवा का जादू तैयार करता है। राजकुमारी एला से कहती है कि उन्हें भी चलना होगा। रिक्की तेजी से जंगल में दौड़ता है। वो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है। आगे के रास्ते पर घटनास्थल पर पहुंचकर वह पक्का करता है कि टॉप रैंक वाला दूसरे साल का छात्र यूरी लेल के गिरे हुए शरीर के ऊपर खड़ा है। रिकी आगे बढ़ता है और यूरी सॉन्ग को पुकारता है, लेकिन हेलमेट पहने हुए शख्स ने उसे बस उरुस कहने को कहा। रिकी उससे पूछता है कि लेल, जो दूसरे साल का सबसे अच्छा छात्र था, क्या वो भी उसके लिए अच्छा नहीं था? फिर वह पूछता है कि उरुस छात्रों को खत्म क्यों नहीं कर रहा। तो वह जवाब देता है कि उसने अभी तक किसी को खत्म नहीं किया है। रिकी पूछता है कि क्या वह सच बताने का इरादा नहीं रखता, लेकिन हारा और अपने हथियार के हत्थे को कसकर पकड़ता है। फिर हमला करने की तैयारी करता है और कहता है कि वह उसे कबूल करने पर मजबूर कर देगा। उरुस बस इतना पूछता है कि क्या वह लेल से ज्यादा ताकतवर है। रिकी उसे चेतावनी देता है कि अगर वह सोचता है कि वह पहले जैसा ही है तो उसे पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस बार वह वाय की शक्ति का इस्तेमाल करेगा, जो हवा की महान आत्मा है। हेलमेट पहने शख्स फिर उस महान आत्मा के बारे में पूछता है। हर्षिया बताती है कि वह कुछ भी बन सकती है, चाहे वह एक दानव राजा हो या ड्रैगन बीस्ट राजा। उरुस फिर कहता है कि जैसा सोचा था, और भी जातियां हैं इंसानों के अलावा। रिकी हवा के महान आत्मा वाई का नाम लेकर उसे अपनी ताकत बढ़ाने को कहता है। उरुस सोचता है कि ये तो बढ़िया है, शायद उसे भी कोई जागृति कौशल तैयार करना चाहिए। रिकी अपनी ताकत अपनी नजरों में केंद्रित करता है। फिर वह उरुस पर हजारों हवा के तलवारें बरसाता है। रिकी अपना हमला पूरा करता है। ये बरसात उरुस पर सीधे लगती है। फिर वह कहता है कि ये काफी तरोताजा कर देने वाला था। हमले की ऊर्जा खत्म हो जाती है। फिर उरुस अपनी तलवार के हत्थे को पकड़ता है। एक ही बार स्विंग मारते ही वह बाकी की ब्लेड्स को दूर कर देता है। फिर वह सोचता है कि क्या ये काम करेगा। रिकी के हथियार पर एक ऊर्जा का आवरण बनने लगता है। वह उस छोटे से पल को देखता है जब उसका विरोधी अपनी सुरक्षा कम करता है और इसे एक सुनहरा मौका समझता है। रिकी फिर एक ही बार में लड़ाई खत्म करने को तैयार होता है, लेकिन उरुस हमला आते देख कहता है कि ये काफी अच्छा है। फिर वह सवाल करता है उन दो अक्षरों के बारे में जो उसके विरोधी को देखने वाले हैं। रिकी जवाब देने को तैयार होता है। उरुस उसके पीछे प्रकट होता है और वार करता है, जिससे पता चलता है कि जवाब है आफ्टर इमेज। वह पोस्ट पर डांटते हुए शिकायत करता है कि उरुस फिर से उसे अचानक घेर लिया। उरुस तब कहता है कि फिर भी वह दूसरे साल के बाकी छात्रों से बेहतर है। एक घोषणा होती है कि पहले साल की ऑनर क्लास और सीनियर्स की संयुक्त क्लास कैंसिल कर दी गई है। वजह ये थी कि यूरिसो, जो उस घटना में शकी था जिसमें नोबल शामिल थे, फिर से सामने आया और छात्रों का सामना किया। फिरगी संकल्प के साथ एक गलियारे से होकर निकलती है। डायरेक्टर मैजिस उसे हैवान कहकर बुलाते हैं। वह पूछती है क्या उसने रिपोर्ट मिली। वह पुष्टि करता है और कहता है कि उसने इसके बारे में सुना है। घटना के वक्त बाकी टीचर्स उसे ढूंढ रहे थे। ये बताती है कि उसे घटनास्थल पर जाने से रोका गया था और डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि वो ऐसा करेगी। फिर वो बताती है कि वो जानबूझकर वहीं रुकी रही क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके स्टूडेंट्स को इससे नुकसान होगा। जी का मानना है कि ये काम किसी बड़े अधिकारी ने किया है जो सीधे टीचर्स को कंट्रोल कर सकता है। डायरेक्टर मैजिस भी सहमति जताते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी लगता है कि ये कोई ऊंचा रैंक वाला कुलीन है। फिर वो गंभीर होकर उसे घूरने लगती है।
उसकी क्षतिग्रस्त कक्षा की तस्वीर उसके दिमाग में चमकती है मलबे के बीच। वह निर्देशक से बात करती है, फिर कहती है कि उसे उम्मीद है कि वह इस मामले में शामिल नहीं है। माजिस उसे नाम से बुलाता है, हैवान। वह कहता है कि स्थिति चिंताजनक है, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं। जी कहती है कि वह भी गुस्से में है कि छात्रों को नुकसान पहुंचा। वह कसम खाता है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, और बताता है कि वह उन शिक्षकों से पूछताछ कर रहा है जिन्होंने उसे हिरासत में लिया, क्योंकि वह मानता है कि वे आदेशों का पालन कर रहे थे। फिर वह उससे कहती है कि दूसरे साल के ऑनर छात्रों की जांच करे, क्योंकि वे वही थे जिन्होंने उसके छात्रों का सामना किया। निदेशक ने उसे बताया कि वे उरिसु से हुई टकराव से उबर रहे हैं, और जांच जल्द ही शुरू हो जाएगी। जीआई ने सोचा कि क्या यूरिसो साम्राज्य द्वारा भेजा गया जासूस हो सकता है। मेज ने जवाब दिया कि यह अभी पक्का नहीं है, लेकिन उन्हें जल्दी पता लगाना होगा। उसने कहा कि यह व्यक्ति एक खतरनाक शख्सियत हो सकती है जो स्कूल में छुपी हुई है और चुपके से अपनी योजना बना रही है। यूरियन 2 बड़े टुकड़े मांस का आनंद ले रहा था। एला ने कहा कि खाना बहुत स्वादिष्ट है और एक स्वीट की पेशकश की। यूरियन भी मांस खा रहा था। फिर उसे सोच में पड़ गया कि क्या इस वजह से वो ऑनर क्लास में पीछे रह जाएगा, भले ही वे फिर से कोई खतरनाक पाठ योजना बना रहे हों। क्रिस उनकी सोच पर सवाल उठाता है, लेकिन रिसो उसे चिढ़ाते हुए डांटता है। क्रिस सीधे टकराव में सुलझाने की चुनौती देता है, तो रिसो कहता है कि उसे बाद में पछताना पड़ेगा। हीना और गोलियत कहते हैं कि वे भी उस शख्स से प्रभावित हुए थे, लेकिन उनकी तुरंत रिकवरी की वजह से वो ठीक लग रहे थे। फिर सिया कहती है कि उसे उनकी ये बात देखकर जलन हो रही है। मो अचानक प्रतिक्रिया देता है। फिर सिया पूछती है, क्या हुआ? जेड एला और यूरिन को बुलाते हुए पास आता है। वह कहता है कि उसे खुशी है कि वे दोनों सुरक्षित हैं। यूरिन पूछता है, जेड, तुम ठीक तो हो? जेड बताता है कि वह अचानक बेहोश हो गया था, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये कभी-कभी होता रहता है। फिर एला जेड से कहती है कि उसने उन्हें बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने की कोशिश की। वह आगे कहती है कि अब से वह अकेले कुछ करने की कोशिश न करे, ताकि वे सब मिलकर इसका सामना कर सकें। जेड एला से पूछता है, क्या हम खास दोस्त हैं? और वह इस सवाल पर प्रतिक्रिया देती है। उसे ये सोचकर खुशी होती है, लेकिन यूरियन कहता है कि नूना सबसे पहले आती है, उसके बाद लंच मेनू, और फिर जेड जेड खुद को गुड लक कहता है। सीनियर जॉइंट क्लास में, जो कि डाउनग्रेड हो सकता था, सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सुरक्षित निकल गए। यूरिन भी ऑनर क्लास में सुरक्षित निकल गया। कुछ महीनों की शांति के बाद डायरेक्टर मैजिस ने ऐलान किया कि स्पेशल मैजिक स्टूडेंट यूरिन को अगर परीक्षा में फेल हुआ तो निकाल दिया जाएगा। यूरिन ने भी इस बात की पुष्टि की, जिससे उसकी निकालने की संभावना बढ़ गई। शुरू में जब उसने स्पेशल मैजिक स्टूडेंट के रूप में नाम लिखा था, कम नंबर आने पर निकाल दिए जाने की बात थी, लेकिन डायरेक्टर को यकीन है कि वो ये एग्जाम भी आसानी से पास कर लेगा, और यूरी भी इस बात से सहमत है। फिर डायरेक्टर ने गला साफ किया और समझाना शुरू किया, ये सेशन रॉयल मैजिक स्कूल का मिड टर्म एग्जाम है। ऑनर क्लास के लिए मॉन्स्टर हंटिंग टेस्ट, सब अपनी अपनी एग्जाम फॉरेस्ट में जाएंगे, और पास होने के लिए 20 पॉइंट्स जुटाने होंगे। राइजो ने 20 पॉइंट्स की बात सुनकर कहा कि ये तो थोड़ा जटिल लग रहा है, तो क्रिस ने उसकी बात करने के अंदाज पर डांट लगाई। डायरेक्टर मैजिस छात्र राइजो के सवाल की तारीफ करता है। फिर वो एक ज़रूरी जानकारी बताता है कि जानवरों जैसे भेड़िए, भालू और बाघ जैसे बीस टाइप मॉन्स्टर्स लेवल 1 होते हैं। आगे समझाता है कि हथियार टाइप मॉन्स्टर्स जैसे तलवार, टहनी और कुल्हाड़ी लेवल 2 के होते हैं। प्राकृतिक आपदा वाले मॉन्स्टर्स जैसे तूफान और भूकंप लेवल 3 में आते हैं। फिर बताता है कि बीमारी फैलाने वाले मॉन्स्टर्स जो तरह तरह की बीमारियां करते हैं, वे लेवल 4 के होते हैं। और आखिर में कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लेवल 5 मॉन्स्टर है। समय डायरेक्टर फिर साफ करता है कि जैसे जैसे कि ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे वो इंसानों के लिए खतरनाक भी हो जाता है। ओरियन को ये बात दिलचस्प लगती है, और वो कहता है कि मॉन्स्टर्स तो इंसानियत के दुश्मन हैं। तभी रीसो बीच में बोल पड़ता है और फिर से 20 पॉइंट सिस्टम के बारे में पूछता है। मेजस फिर से स्टूडेंट रीसो के अच्छे सवाल की तारीफ करता है। फिर वो समझाता है कि लेवल 1 के मॉन्स्टर के 2 पॉइंट्स होते हैं, और लेवल 2 के मॉन्स्टर के 5 पॉइंट्स। गोलियात समझ जाता है कि उन्हें बस शिकार करना है और 20 पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं। क्या और कोई समझाने की ज़रूरत है? फिर डायरेक्टर उन्हें बताता है कि टेस्ट की अवधि 5 दिन की है, और ये एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता है। यूरियन ने हिसाब लगाया कि बिना अपनी ताकत दिखाए पास होने के लिए उसे 4 लेवल 2 के मॉन्स्टर्स को मारना होगा। इमुआ डायरेक्टर से पूछती है कि लेवल 3 के मॉन्स्टर्स कितने पॉइंट्स के होते हैं। डायरेक्टर कहता है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों में वो इस सवाल को पूछने वाली तीसरी लड़की है। वह जवाब देता है कि लेवल 3 के मॉन्स्टर्स 20 पॉइंट्स के होते हैं, लेकिन चेतावनी भी देता है कि अगर वो मिले तो तुरंत पीछे हट जाना। मुकाबला पहला। राचेल कहती है कि लेवल 3 का मॉन्स्टर कोई भी स्टूडेंट नहीं हरा सकता। प्रोफेसर गॉन भी उन्हें आश्वस्त करते हैं कि इस एग्जाम में वे खुद लेवल 3 के मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे। जीआई बताती है कि इस बार कोई भी दखल नहीं दे पाएगा।
चाहे वो मॉन्स्टर्स हो या विरोधी यूरिस हो, ऑनर क्लास की खास गार्ड होने के नाते वो खुद इसे संभालेंगी। यूरिन को मिड टर्म्स के दौरान बढ़ी हुई निगरानी काफी दिलचस्प लगती है। सवाल ये है कि यूरान सुरक्षित तरीके से पास हो पाएगी या नहीं। मिड टर्म एग्जाम बिना अपनी ताकत दिखाए डायरेक्टर ने मॉन्स्टर हंटिंग टेस्ट का ऐलान किया, बताते हुए कि लेवल 1 के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे और लेवल 2 के लिए 5 पॉइंट्स। यूरी को समझ आ गया कि टेस्ट आसान है, लेकिन पास होने के लिए उसे कुल 20 पॉइंट्स चाहिए। पता चलता है कि इस टेस्ट को कई लोग देख रहे हैं, खासकर इंस्ट्रक्टर जी की नज़रें। क्रिस पास आकर यूरी से पूछता है कि क्या उसे पता था कि ये टेस्ट व्यक्तिगत मुकाबला है। फिर वो उसका मजाक उड़ाता है, सवाल करता है कि जो सिर्फ हील कर सकता है वो कैसे 20 पॉइंट्स जमा करेगा। सिर्फ पॉइंट से एला उसकी बचाव करती है और यकीन दिलाती है कि वह किसी न किसी तरह मदद करेगी। लेकिन यूरियन बस उसका धन्यवाद करता है। फिर वह कहता है कि उसे असल में यही तरीका ज़्यादा पसंद है। प्रोफेसर गॉनी डायरेक्टर के पास जाते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि उन्होंने छात्रों को उनके तय किए गए स्थानों पर भेज दिया है। मैजिस उन्हें बधाई देते हैं। वहीं एक महिला शिक्षक क्रिस्टल गोले का इस्तेमाल करके छात्रों को देखती हैं। फिर वह गोला टेस्ट के स्थानों से जुड़ने लगता है। जादुई उपकरण पर प्रिंसेस सेरुडी की तस्वीर साफ दिखने लगती है। वह शिक्षक कहता है कि कनेक्शन पूरा हो गया है और डायरेक्टर खुश नजर आ रहे हैं। फिर वो एक गोले को उठाता है और सोचता है कि पहली बार टेस्ट कौन पास करेगा। एक प्रोफेसर कहता है कि जाहिर सी बात है, राजकुमारी ही पहली पास करेगी क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से टैलेंट कमाल का है। लेकिन गैन रिकी का जिक्र करता है और कहता है कि वो छात्र भी कमाल का लग रहा है। एक और शिक्षक बताता है कि सभी पहले साल के छात्र बेहतरीन हैं। लेकिन फिर वो खास मैजिक वाले छात्र के बारे में पूछता है। एक इंस्ट्रक्टर को शक है कि आम लड़का पहली बार पास होगा। वो सोच रहा था कि वो अकेले टेस्ट भी पास नहीं कर पाएगा। टीचर फिक्र में था, कह रहा था कि उसे स्कूल से निकालना मुमकिन नहीं है और यूरेन को ज़रूर स्कूल में रहना होगा। लेकिन जीआई कहती है कि उसने अभी तक उसका अचानक पूरा ठीक होना नहीं देखा है। फिर वो कहती है कि उन्हें देखना पड़ेगा कि वो टेस्ट पास करेगा या नहीं जंगल में। यूरियन कहता है कि उसे मत देखो। फिर वो आसमान में एक तैरती हुई आंख देखता है जो उसे देख रही होती है। उड़ान जानता है कि अगर वो 20 पॉइंट्स नहीं ला पाया तो उसे निकाल दिया जाएगा। उसे अपनी ताकत छुपाए बिना गुजरने का कोई तरीका चाहिए। लेकिन उसे ये सोचने में भी मजा आ रहा है कि ताकत की सीमा क्या है। फिर उसे याद आता है कि इस दुनिया में तुरंत पूरी तरह से ठीक होना एक कमाल की तकनीक है। यूरियन फिर सोचता है कि क्या ताकत की सीमा सिर्फ हमले की ताकत तक ही सीमित है। इसी बीच उसकी पीठ पीछे एक विशाल चूहा दिख जाता है। जब वह ध्यान भटका होता है, वह मुड़कर देखता है और कहता है कि ये जीव दिखने में डरावना है। वो विशाल दानव यूरियन पर हमला करने की कोशिश करता है। फिर वह उस तैरते हुए आँख को देखता है जो एक छड़ी लेकर उसे देख रही है। वह एक बड़ा भंवर बनाता है। पानी! एक शिक्षक खुशी से चिल्लाया। वाह! ये पानी का बहाव तो कमाल का है। एक दूसरे शिक्षक को हैरानी हुई कि एक छात्र उसके बनाए जादुई उपकरण का ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। जीआई ने कहा कि उसके पास शानदार जादुई ताकत है, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि उसकी ताकत कम है और वो जीव अभी भी खड़ा है। यूरियन फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये गीली चोहे जैसी दिख रही है। वह नोट करता है कि इस स्तर पर, जैसा कि उम्मीद थी, उसके दिल में कोई दर्द नहीं है। एक याद उभरती है जब उसका दिल तुरंत प्रतिक्रिया देता था। उस वक्त वह कोशिश कर रहा था किसी ताकत का कई गुना ज्यादा इस्तेमाल करना, मतलब कि एक खास हद तक की ताकत से सामने आने पर मौत नहीं होती। फिर उस विशाल चूहे का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है। यूरियन के सामने अब तीन एक जैसे राक्षस खड़े हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कि असली खतरनाक ताकत की सही हद क्या होगी। तभी एक कंकाल जैसा राक्षस उन चूहों में से एक के पीछे दिखाई देता है। यूरियन उसे ध्यान से देखता है। फिर एक तलवार जैसी शक्ल वाला राक्षस सामने आता है। वो बहुत तेजी से बढ़ता है और एक विशाल चूहे पर कई वार करता है। यूरियन उन हमलों को चकमा देता है। अपनी राह से चलता हुआ तलवार बाकी सारे राक्षसों को हराता है। शिक्षक क्रिस्टल गेंदों के जरिए ये नजारा देखते हैं। धुआं छंटने के बाद युद्ध भूमि में सन्नाटा छा जाता है। फिर वह अपनी ताकत से जल्दी ठीक हो जाता है। एक शिक्षक तुरंत ठीक होने पर खुश होता है, जबकि एक प्रशिक्षक इस बात से हैरान है कि उसे कोई चोट नहीं आई। यूरी फिर कहता है कि ऐसा लेवल 2 का राक्षस 5 पॉइंट्स के लायक था। वह सोचता है कि एला अपने पॉइंट्स ठीक से जमा कर रही है या नहीं। जेड एला को सामने वाले राक्षस के साथ सावधान रहने की चेतावनी देता है। वह जीव खुद को एक लेवल वाला दिखाता है। दो राक्षस जेड फिर कहती है कि जल्दी से इसे निपटा ले ताकि उरियन को ढूंढ सके। एला कहती है कि शायद वो परेशानी में है क्योंकि कुल्हाड़ी वाला राक्षस हमला करने वाला है। जेड और एला दोनों उस जीव को आते हुए देखते हैं और वो आगे बढ़ता है और अपने हुनर से राक्षस के वार को टालने की कोशिश करता है। फिर वो आने वाले हमले को रोकने की कोशिश करता है। जेड उस जीव की ताकत पर प्रतिक्रिया देता है। एला भी उसकी मदद करने आती है ताकि वार को रोका जा सके। दोनों मिलकर हमले का सामना करते हैं।
जेड डिफेंस बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन झटका लगते ही वो पीछे फेंक दिए जाते हैं। जेड फिर एला का शुक्रिया अदा करता है और वो कहती है कि वो हमला रोकने में कामयाब रही। पोस के वजह से अपने कीमती दोस्त की मदद से वो उसकी बात पर प्रतिक्रिया देता है। जबकि एला बताती है कि उसके हाथ अभी भी सुन्न है। उसे एहसास होता है कि लेवल 2 का मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है और उसे डर लगता है कि वो गंभीर रूप से घायल हो सकती है। फिर एला अपनी हिम्मत दिखाती है। वो कहती है कि उन्हें जल्दी करना होगा, उस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और यूरियन को ढूंढना होगा। जेड इस प्लान से सहमत हो जाता है। एला भी मान जाती है और जेड कहता है कि उस लड़के के लिए पॉइंट्स इकट्ठा करना मुश्किल होगा। अकेले उन्होंने अभी अभी एक लेवल 2 के राक्षस से लड़ाई लड़ी थी। इससे उनका भरोसा बढ़ गया क्योंकि दुश्मन तो मजबूत था लेकिन अजय नहीं। लेकिन अब दोनों हैरानी से ऊपर देखते हैं। आसमान में एक भयंकर तूफान बनना शुरू हो जाता है। फिर उनके सामने एक लेवल 3 का राक्षस, एक भूकंप जैसा तूफान प्रकट होता है। निगरानी कक्ष में शिक्षक परीक्षा की प्रगति देख रहे हैं। उनके एक क्रिस्टल गोले में ओरियन अकेले जंगल में दिख रहा है। शिक्षक जादुई उपकरणों से छात्रों की निगरानी करते रहते हैं। अचानक एक क्रिस्टल गोला टुकड़े होने लगे जो टीचर उसे पकड़ रहा था। उसने पूछा, ये क्या है? डायरेक्टर मेजस को एरिया A2, P3 और C1 की जानकारी दी गई। एक इंस्ट्रक्टर ये सुनकर हैरान रह गया कि कुल 3 लेवल 3 मॉन्स्टर्स देखे गए हैं। मेजस ने कहा कि ये अजीब बात है। ये वो जंगल था जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए था, जहाँ सिर्फ लेवल 1 और 2 के मॉन्स्टर्स आते थे। इस अनोखी स्थिति को देखते हुए उसने गैरियन, जेरी और वान को बुलाया। फिर उन्होंने उन्हें उन जगहों पर जाने का आदेश दिया जहाँ लेवल 3 राक्षस दिखाई दिए। जादूगरों ने कहा कि उन्हें किसी भी हाल में छात्रों की, जो राज्य का भविष्य है, रक्षा करनी होगी। जंगल में तूफानी राक्षस प्रकट हुआ। एला ऊपर देखती है और सोचती है कि क्या हो रहा है। फिर वह सोचती है कि वो लेवल 3 वाला राक्षस असल में क्या है। वे सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें और उस चीज पर कैसे हमला करें। फिर जय चिल्लाता है कि एला ध्यान केंद्रित करे। वह चेतावनी देता है कि शिक्षक जल्द ही आ जाएंगे और तब तक उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। एला फिर उस योजना से सहमत हो जाती है। उसके ख्याल यूरियन की तरफ उड़ते हैं और वह सोचने लगती है, अगर वो ठीक है। अचानक एला का शरीर हवा में तैरने लगता है। जेड अपना हाथ बढ़ाता है और चिल्लाता है कि उसे पकड़ ले। उनकी हाथ हवा में लगभग मिलते हैं। वो उसे पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि चाहे जो भी हो, हाथ मत छोड़ना। जेड अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है ताकि सुरक्षित जमीन पर उतर सकें। अचानक जेड खतरे का एहसास करता है। वह चिल्लाता है कि बचो, क्योंकि राक्षस हमला करने वाला है। हमला दोनों को लग जाता है और वे दूर तक छिटक जाते हैं। घास पर पड़े जेड एला से पूछता है कि वह ठीक है क्या, और वह हाँ में जवाब देती है। जेड सहारा देता है, खुद उठकर ऊपर देखने लगता है। उसे समझ आता है कि एक के बाद एक संकट आ रहे हैं और दोनों राक्षस उनके रास्ते में खड़े हैं। जेड और एला आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है और वह अपनी तलवार तैयार करती है। जेड जोर से चिल्लाता है कि बचने के लिए उन्हें जबरदस्ती रास्ता बनाना होगा। कुल्हाड़ी वाला राक्षस आगे बढ़कर हमला करता है। जेड वार को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी काली तलवार की 8वीं मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए वह एक ढाल बनाता है ताकि हमले से बचा जा सके। जैसा कि उम्मीद थी, वह वार को सफलतापूर्वक रोक लेता है। एला की तलवार ऊर्जा से घिरी हुई थी। फिर वह जेड की ढाल के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरे दानव पर हमला करने लगी। उसकी तलवार दानव से टकराई। एला इस प्रहार के प्रभाव से प्रतिक्रिया देती है। उसका हमला दानव को केवल सतही चोट पहुंचाता है। जेड फिर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वह ठीक है, जिससे एला हैरान हो जाती है। फिर वह दानव की ओर बढ़ता है। एक याद में उसकी माँ पूछती है कि क्या वह सच में अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने वाला था। जेड जवाब देता है कि वह ठीक है और अगर यह उनके लिए है तो उसे कोई डर नहीं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो उसने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, ऐसा नहीं है। और फिर वो आगे बोली, तुम्हें अपने परिवार के लिए खुद को बलिदान करने की जरूरत नहीं है। उसने सलाह दी कि हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद की, अपने साथियों की और नागरिकों की रक्षा के लिए करना चाहिए। जेड ने अपनी माँ की वो बातें याद की जो उन्होंने जादुई तलवार के धारकों के रूप में उनके कर्तव्यों के बारे में कही थी। असल में उसे याद आया कि जब वह लील का सामना कर रहा था तब उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। फिर उसे वो समस्या याद आई जिसे वह अपनी खुद की कुर्बानी से हल करने की सोचता था। फिर वह यूरियन ने बताया था कि वो कितना घायल था और एला ने कहा था कि वो खुद को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान करना चाहता था। उसके छोटे भाई बहनों की एक तस्वीर उसके दिमाग में आती है जो उससे कहते हैं कि वो खुद को मत चोट पहुंचाना। वापस वर्तमान में उसका चेहरा बदल जाता है। फिर वह अपनी जादुई तलवार का पहला रूप निकालता है जिससे एक खोपड़ी जैसा हमला बनता है। एला ये सब देखकर पूछती है, यह क्या है?
एला सोचती है कि वह कौन-सा हथियार इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह जेड की ज़बरदस्त हुनर देखकर दंग रह जाती है। तूफान का दैत्य हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जेड ज़ोर से एला को चिल्लाता है कि आने वाली चीज़ से सावधान रहना। एक तेज़ हवा का झोंका उन्हें हवा में उछाल देता है। दोनों इस अनपेक्षित हालत पर प्रतिक्रिया करते हैं। एला हैरान होती है कि सिर्फ एक हवा के झोंके से वे ऐसे गिर सकते हैं। फिर वह गिरावट के लिए खुद को संभालती है। एला को एहसास होता है कि अगर वे यहाँ से गिरे तो वे ज़रूर। फिर वह यूरियन के बारे में सोचती है। अचानक उनकी गिरावट बीच हवा में रुक जाती है और वे सुरक्षित तैरते हुए नीचे उतरते हैं। एला धीरे-धीरे ज़मीन पर उतरती है, जबकि जेड ज़मीन पर गिर जाता है और वो यूरियन को बुलाती है। यूरियन फिर सामने आता है और पूछता है कि क्या ये लेवल 3 का मॉन्स्टर है। जेड उससे कहता है कि उसे राहत हुई कि वो ठीक है। यूरियन याद दिलाता है कि टीचर्स आ रहे हैं। फिर मॉन्स्टर की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या ये 20 पॉइंट्स के काबिल है। उरान सुझाव देता है कि तीनों मिलकर इसे हराने की कोशिश करें, जिससे जेड और एला हैरान रह जाते हैं। जेड पूछता है कि क्या वो सच में गंभीर है और ये कैसे सोच सकता है जब उसने जो कुछ हुआ देखा है। एला डरने के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करती है और मानती है कि यूरियन एक वो उससे बड़ा इंसान